देखो, सबसे पहले जो तुम नॉर्मल वीडियोस देखते हो ये बिल्कुल वैसी वीडियोस नहीं है जो तुमने आज तक नॉर्मल वीडियोस देखी हैं, एडिटिंग वाली जिनके बहुत तगड़े तगड़े हुक होते हैं। ये वैसी नहीं है। ये बहुत ही लंबी वीडियो है। ये तुम्हारी वो 8 मिनट 10 मिनट वाली वीडियो नहीं है और रॉ वीडियो है, ठीक है, अनएडिटेड। तो जिनका अटेंशन स्पैन कम है तो उनको बहुत दिक्कत होने वाली है। तो मैं एक छोटी टिप देता हूँ जिससे तुम्हें थोड़ी हेल्प होगी कि तुम इस वीडियो को फुल स्क्रीन कर दो, ताकि जो वो सजेस्टेड वीडियोज है तुम बार बार वहाँ ना जाओ, तुम कमेंट्स पढ़ने ना लग जाओ, ठीक है। मुझे पता है बहुत से लोग कमेंट्स देखने लग गए होंगे पक्का, ठीक है। तो वो वापस से ऊपर आओ और वीडियो को फुल स्क्रीन करो और अपने हाथ ऐसे पीछे कर लो। तुम बोर जरूर होगे लेकिन तुम्हारा ध्यान अपने आप ही कुछ टाइम बाद वापस से इस वीडियो पे आ जाएगा। और देखो, तुम्हें कोई भी ये नहीं कह रहा कि तुम्हें एक ही बार में देखनी है। आराम से टाइम लेके देखो इसको, थोड़ी आज देखो थोड़ी कल देखना। तुम्हें इस पूरी गाइड को देखने में जितना भी टाइम लगता है कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी तुम्हें जज नहीं कर रहा। तुम्हें जितना भी टाइम लग रहा है इस गाइड को देखने में उतना टाइम लो, लेकिन इस गाइड को देखना जरूर पूरा। सबसे पहले मेरी स्टोरी, मैं भी मैक्सिमम लड़कों की तरफ सिंगल था, ठीक है। अपनी पूरी ऑलमोस्ट स्कूल लाइफ में सिंगल रहा हूँ। 0 फीमेल इंटरेक्शन। लड़कियों के नाम से तो मेरे पैंट गिली होती थी बस, और दिखने में इतना मतलब अगली ऐसे कह लो कि एक बार हम ट्यूशन में थे, ठीक है। और ट्यूशन में ऐसा होता है ना, घर में एक गली टाइप सी होती है, ऐसे कह लो, दीवार इस तरफ एक दीवार इस तरफ, और बीच में ऐसे कह लो चलने का रास्ता होता है। कि समझो ऐसा कि ये दोनों दीवारें हैं, ठीक है। इस साइड मैं हूँ और एक साइड एक लड़की है, और ये वाली दीवार के साइड दूसरी लड़की है और उसकी दोस्त, इस वाली लड़की की जो मेरे साथ खड़ी है उसकी दोस्त। और ऐसा होता है कि वो करते हैं ना कि चढ़ाते हैं अपने दोस्तों को कि हाँ ऐसे करके कि अरे भाई क्या बात है। तो वो उसको चढ़ा रही थी, ठीक है, जो मेरे साथ लड़की खड़ी थी उसकी दोस्त को चढ़ा रही थी ऐसे। और फिर जब उसको चढ़ा रही थी तो उसका रिएक्शन पता है ऐसा था, ये पागल है क्या। और वो मुझे कभी भी याद है, बहुत ही मतलब बेकार था मेरे लिए। ऑब्वियस बात है, किसको बेकार नहीं लगेगा यार कि लड़की का रिएक्शन तुम्हारे को लेके यू है। मतलब मैं वहीं खड़ा था, लेकिन क्या ही करूँगा मैं वहाँ पे। मैंने तो बस ऐसी एक्टिंग किया कि मुझे आइडिया नहीं है क्या बात कर रहे हैं, मैं ध्यान नहीं दे रहा वहाँ। मैं एक नंबर का पॉर्न एडिक्ट, एक नंबर का अव्वल दर्जे का मैं मुट्ठल हुआ करता था। 0 सोशल लाइफ, 0 कम्युनिकेशन स्किल्स, 0 स्पीकिंग स्किल्स, सब एकदम 0 लेवल पे था मेरा। 0 भी नेगेटिव बोल लो। अपनी लाइफ को लेके बहुत क्लूलेस हूँ, पता ही नहीं क्या करना है। इवन जब मैं 10वीं में था तब मैं ऐसे क्वेश्चन ना अवॉइड करता था, पता है कि अरे 11वीं में कौन सी स्ट्रीम लेगा, मैं कैसे न तैसे उनको टालता था। 11वीं में मैंने साइंस ले लिया और मैं कैसे न तैसे पास हुआ। मेरे को आइडिया नहीं मेरे को कॉलेज कौन सा लेना है, क्या करना है, अब सेकेंडरी एजुकेशन कौन सी करनी है, मेरे को कुछ पता ही नहीं है। मुझे डिप्रेशन एंजाइटी के मेजर सिम्टम्स थे। मैं रात को सोता नहीं था क्योंकि मेरे को नींद ही नहीं आती थी। दिमाग में मेरे थॉट ऐसे इधर उधर भागते रहते थे। मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए थे। मैं बस 5 घंटे सो रहा था दिन का, क्योंकि 5 घंटे बाद पता नहीं मेरी बॉडी अपने आप ही उठ जाएगी और फिर मेरे को नींद ही नहीं आएगी। सही में एक ऐसा पॉइंट आ गया था मेरी लाइफ में, मेरे को लग रहा था कि मैं मरने वाला हूँ अब, क्योंकि मेंटल हेल्थ पूरी फक्ड अप है, ठीक है। दिखने में सही नहीं हूँ, इनसिक्योरिटीज़ बहुत सारी हैं, और कोई सोशल लाइफ नहीं, कोई डेटिंग लाइफ नहीं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी कह लो वो चीज़ें ना पूरी ऐसे मिक्स हो गई थी अच्छी तरह दिमाग में। ऐसा लग रहा था मैं तो वर्थलेस हूँ यार, मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता यहाँ पे इस लाइफ में। सही में ऐसे कह लो बिल्कुल मैं गड्ढे के अंदर घुस गया था, ठीक है। और वहाँ से ऐसे कह लो मैं उठाऊँ, मैं नहीं बोलूँगा बहुत कुछ मैंने मतलब कोई मतलब रैग टू रिचेस वाली स्टोरी कर दी है, लेकिन कहाँ पहले एकदम 0 फीमेल इंट्रैक्शन था। तुम डेटिंग लाइफ ख़राब है अच्छी है वो छोड़ दो, 0 फीमेल इंट्रैक्शन, किसी से बात ही नहीं हो रही। और कहाँ अब लड़कियाँ मेरे से फ्लर्ट कर रही हैं। पहले से मैं बहुत ही बढ़िया दिखने लग गया हूँ। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई ऋतिक रोशन बन गया हुआ ना, लेकिन मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं अच्छा दिखता हूँ। मेरी लाइफ में अब कोई भी एडिक्शन नहीं है। मुझे सिर्फ पॉर्न एडिक्शन नहीं था, मुझे पॉर्न एडिक्शन था, फैप एडिक्शन और स्मार्टफोन एडिक्शन, वीडियो गेम एडिक्शन, सोशल मीडिया एडिक्शन, बहुत सारे एडिक्शन थे। बस नशे कभी नहीं किए वो है, लेकिन उन सबको मैंने ख़त्म कर दिया ऐसे कह लो। मेरी लाइफ में अब एक डायरेक्शन है, एक पर्पज़ है जिसको मैं फुलफिल कर रहा हूँ। गोल्स हैं मेरी लाइफ में जिनको मैं अचीव सही में कर रहा हूँ अब। और कम्युनिकेशन स्किल्स, सोशल स्किल्स मेरी काफ़ी लेवल अप हो चुकी हैं। 20,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं, उससे तुम आइडिया लगा लो कि हाँ कम से कम मैं बात तो कर सकता हूँ अच्छे से, ठीक है। वरना सही बता रहा हूँ मैं, मेरा पहले वाला वर्जन ना कभी सोच भी नहीं सकता था कि कभी ऐसा होगा कि कभी मैं लोगों को भी सिखाऊंगा कि कैसे लाइफ में मतलब इम्प्रूव करना है, ठीक है। मेरे को कभी सही में सब सपने में भी कभी ऐसा नहीं आया कि मैं लोगों को स्पीकिंग स्किल्स के बारे में सिखाऊंगा, कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में सिखाऊंगा, कभी ऐसा कभी नहीं हुआ। अब चैप्टर नंबर 1, हाउ टू टेक एक्शंस। देखो सबसे पहले कोई भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियो देखने से पहले लोगों को ये दिक्कत होती है कि वो कितनी भी वैल्यूएबल वीडियो देख रहे हो लेकिन वो किसी काम की नहीं है।
लोगों को ऐसा होता है कि अरे नहीं भाई संदीप भाई, मैं वीडियोस बहुत देखता हूँ, मैं ना ये बहुत देखता हूँ, लेकिन मैं कुछ अप्लाई नहीं करता हूँ, मुझे पता सब कुछ है लेकिन मैं अप्लाई नहीं करता। तो पता है प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम तुम्हारे माइंडसेट में है। कैसे? अभी बहुत सारे लोग देखते हैं वीडियोस कुछ जानने के लिए कि अरे भाई इसमें है ना मुझे कुछ पता लग जाएगा ऐसा जो मुझे अभी तक पता नहीं था। ओ भाई, ओ ये वाली वीडियो से ये वाला यूट्यूबर है ना बहुत बढ़िया एडवाइस देता है। मुझे बहुत क्रिंज लगता है सही में ये जो लोग ये एडवाइस करते रहते हैं। देखो तुम्हारी लाइफ एडवाइस से चेंज नहीं होगी, तुम्हारी लाइफ एक्शन से चेंज होगी। ठीक है, एक्शन। तो तुम्हें सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, और ये एक्शनेबल स्टेप है, अगर तुमने इसको स्किप कर दिया तो तुम्हारी पूरी वीडियो तुम भले देख लो, तुम 1 घंटे की, 5 घंटे की या 20 घंटे की या कितने भी घंटे की तुम वीडियो देख लो, महंगे से महंगा कोर्स ले लो तुम भले ही, तुम्हारी लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये एक्शनेबल स्टेप काफ़ी ज़रूरी है, तुम्हें लेना ही होगा। तुम्हें अब अपना माइंडसेट चेंज करना है सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस को लेके। सिर्फ इस वीडियो को लेके नहीं, अब आगे तुम जितनी भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस देखोगे उनको लेके, कि अब तुम जानने के लिए नहीं देखोगे वीडियोस। ठीक है, कि इसमें ऐसा क्या होने वाला है जो मुझे पता नहीं है अभी तक, तुम उसके लिए नहीं देखोगे वीडियोस। तुम अब वीडियो देखोगे ऐसे एक्शनेबल स्टेप्स के लिए जो तुम अभी तक नहीं ले रहे। ठीक है, जब तुम कोई वीडियो खोलो उससे पहले तुम्हारे दिमाग में ये होना चाहिए कि इस वीडियो में ये बंदा मुझे क्या बताने वाला है जो मैं अभी तक अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, जो अभी तक मैं एक्शन नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, लोगों की भी दिक्कत पता यही है कि लोग अभी इस मेंटालिटी के साथ वीडियो देखते हैं कि अरे इसमें ना मुझे क्या पता लग जाएगा, इसमें मुझे ऐसी क्या चीज़ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी मुझे। तुम उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करने के लिए नहीं, बस तुम उस इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए वीडियोस देखते हो। मेन दिक्कत यहीं पे है, तभी तुम एक्शन नहीं ले पा रहे। तुम्हें अब ऐसा सोचना है कि ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी मुझे जो मैं अभी तक यूज़ ना कर रहा हूँ। ठीक है, जो अभी तक मैं एक्शन ले ना रहा हूँ। और पता है तुम्हें छोटी सी चीज़ लग रही होगी, नहीं इससे क्या ही हो जाएगा ना संदीप भाई, इससे तो क्या ही हो जाएगा, बस ऐसा सोचने से क्या हो जाएगा। पता है प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि जब तुम इसके लिए देखते हो कि अरे यार मुझे क्या पता लग जाएगा, तो तुम कंटेंट देखते रहते हो और फिर ऐसा होता है कि तुम अपनी लाइफ में एक ऐसे पॉइंट पे आते हो कि तुम्हें फिर पता सब कुछ ही होता है। ठीक है, तुम्हें पता है कि भाई मेडिटेशन करने से मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है, हमें कार्डियो करना चाहिए उससे हमारी फिजिकल हेल्थ इंप्रूव होती है। ठीक है, तुम्हें पता सब कुछ हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं होगा। तुम्हें पता है मेरा एक दोस्त है, उसको भी सेम बीमारी है कि उसने कंटेंट इतना कंज्यूम कर लिया है कि अब उस ऐसे पॉइंट पे उसे पता सब कुछ है। ठीक है, वो मुझे बोलता है कि यार मेरे को ना ये दिक्कत है, और मैं बोलता हूँ भाई तेरे को ये दिक्कत है तो ये कर, और पता है वो मुझे ये कहता है कि भाई ये तो मुझे पहले से ही पता है। तो ये जो भाई मुझे पहले से ही पता है वाली जो बीमारी होती है ना, बहुत डेंजरस बीमारी है। तुम्हारी पूरी लाइफ निकल जाएगी, तुम ज्ञान लेते रह जाओगे लेकिन लाइफ में कोई चेंज नहीं होगा। इस वीडियो में देखो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो तुम्हें पहले से ही पता होंगी, और मुझे पता है, मैं 100% श्योर हूँ तुमने लेकिन फिर भी एक्शन नहीं लिया होगा उन पर। मैं तुम्हें जिन भी चीज़ों के बारे में बताऊंगा, ठीक है, तुम ये मत सोचना कि अरे नहीं यार ये तो मेरे को पहले से ही पता है। तुम बस ये देखना कि क्या मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे पता है या नहीं पता है वो बात अलग है, लेकिन क्या मैं ये चीज़ अप्लाई कर रहा हूँ। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ जिम जाने के लिए, वो सबको पता होगी बात, लेकिन क्या तुम सही में जिम जा रहे हो, क्या तुम वर्कआउट कर रहे हो? तो एक्शनेबल स्टेप यही है कि इस वीडियो को पॉज करो और अपने आप से बोलो कि मैं ये वीडियो जो देख रहा हूँ या आने वाली मैं जितनी भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस फ्यूचर में देखूंगा, मैं उनको इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए नहीं देखूंगा, मैं उनको बस कुछ चीज़ जानने के लिए नहीं देखूंगा, मैं एक्शन लेने के लिए देखूंगा कि ऐसे कौन से एक्शन है जो मैं अभी तक नहीं ले रहा हूँ। और इस वीडियो के एंड में मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कैसे इन चीज़ों को और अच्छे से अप्लाई कर सकते हो। और दूसरी चीज़ ये है कि तुम्हें जो मैं चीज़ बोलूँगा एक्शन लेने को, देखो एक्शन लेवल स्टेप बहुत होने वाले, ठीक है, इस वीडियो में। तो जो मैं तुम्हें एक्शन लेने को बोल रहा हूँ और वो तुम अभी कर सकते हो तो तुम वो अभी कर दोगे। ठीक है, जैसे अगर मैं तुम्हें बाई चांस बोल रहा हूँ कि स्माइल करो तो तुम अभी स्माइल कर दोगे। ठीक है, स्माइल करो चलो ठीक है। और अगर मान लो ऐसी कोई चीज़ है जो तुम अभी नहीं कर सकते तो तुम उसको दिमाग में ऐसे कर लो, विजुअलाइज करोगे कि ठीक है आने वाले संडे में या जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं संदीप भाई की ये बात ऐसे अप्लाई करूँगा, मैं यहाँ जाऊँगा ऐसे अप्लाई करूँगा और फिर देखूँगा क्या होता है। जो तुम अभी कर सकते हो वो तुम अभी करोगे और जो तुम अभी नहीं कर सकते उसको तुम बस विजुअलाइज करोगे। ठीक है, जब तक तुम वो करते नहीं हो। चैप्टर नंबर 2, द प्रॉब्लम इज़ यू एंड द सोल्यूशन इज़ ऑल्सो यू। देखो मैंने काफ़ी लोगों को नहीं करते हुए देखा, पहले मैं भी यही करता था कि ब्लेम गेम खेलना शुरू कर दूंगा। अगर कुछ भी सही नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ब्लेम गेम खेलना शुरू कर दूंगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखूंगा ही नहीं। जैसे जब मैं 11th में फेल हो रहा था, ठीक है, तब मैंने ये नहीं देखा कि मैं पढ़ाई नहीं कर रहा, मैं पढ़ाई करी ना, सही में मैं ब्लेम ये डाल रहा हूँ कि अरे नहीं मेरे को साइंस चाहिए ही नहीं थी, लेकिन मेरे घर वालों ने मेरे को ज़बरदस्ती साइंस दिला दी तभी मैं फेल हो रहा हूँ। मैं ऐसे देख रहा था उस चीज़ को। हमें पता है बहुत बढ़िया लगता है दूसरों पे ब्लेम डाल देना, ठीक है, ऐसी चीज़ों पे ब्लेम डालना जिसको हम बदल नहीं सकते। जैसे
तुमने देखा वो ये जो गधे होते हैं, ये ब्लैक पिलर से चूती है, ये बोलते हैं ना कि इट्स ओवर फॉर अस, लड़कियां तो हमें कभी डेट नहीं करेंगी, हमारी जेनेटिक्स अच्छी नहीं है। चुप 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 चूती है। ये कभी भी उन चीज़ों को देखेंगे जिनको ये सुधार सकते हैं, ठीक है। इनका बस कह लो ये बहुत ही आलसी होते हैं, ये कभी मेहनत करना नहीं चाहते, तो वो क्या करते हैं, वो ब्लेम डाल देते हैं किसी और चीज़ पे। वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते अपने आप की, वो ब्लेम डाल देंगे कि अभी जेनेटिक्स होता है, सब तो जेनेटिक्स यार, कुछ चेंज थोड़ी कर सकते हैं हम। और सिर्फ ब्लैक पिलर से नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं जैसे मान लो कोई सक्सीड हुआ तो कह देंगे अरे नहीं भाई तो लक हो गया तो यार हमारा लक इतना बढ़िया थोड़ी है। मैंने सेम ऐसे बहुत सारे गधों को बोलते हुए सुना है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट यूट्यूबर्स को, जो कह रहे हैं कि अरे भाई तुम्हारी सक्सेस है ना जो वो लक होती है, लक पे बहुत डिपेंड करता है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि लक होता है तो फिर तुम अपनी तरफ से जो भी तुम कर सकते थे, जितना भी परसेंट तुम्हारा मतलब रोल होता, तुम वो करोगे ही नहीं। लोग पता है गलती यही करते हैं, लोग ना बस उन चीज़ों को देखते रहते हैं जो वो बदल नहीं सकते, और उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं जो वो लोग बदल सकते हैं। तो ये तुम्हें नहीं करना है बकवास, ठीक है। तुम्हें दिखते होंगे गधे लोग कि अरे भाई जीन्स, इंडियन जेनेटिक्स, ये वो, चुप चूती है, लक होता है, चुप गांडू। तुम्हारे लुक्स खराब हैं, डेटिंग लाइफ बढ़िया नहीं है, ठीक है, करियर में तुम सही नहीं कर रहे हो, तो ये देखो कि तुम चेंज क्या कर सकते हो अपने अंदर अभी, और उसके आप से आगे चलो। रिस्पॉन्सिबिलिटी लो खुद की। ये मत देखो कि अरे नहीं भाई जीन्स होता है, ये होता है, जो भी है तुम्हें जैसे भी तुम आए हो दुनिया में वैसे ही तुम हो अभी। तुम इस कार्य में और कुछ कर नहीं सकते है ना, तो अब देखो कि तुम्हें अब प्रोसीड कैसे करना है, समझ रहे हो। और देखो तुम्हारी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जहाँ पे तुम्हारी गलती नहीं होगी इतनी, कि तुम्हारे साथ इतना बेकार हो रहा है, तुम्हारी गलती नहीं होगी। पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, तुम इंडिया में पैदा हुए हो, वो तुम्हारी गलती नहीं है। इंडिया में इतना पोल्यूशन है, उसमें भी तुम्हारी गलती नहीं है ना। तुम तो कूड़ा नहीं फैलाते, तुम पोल्यूशन नहीं फैलाते, तुम्हारी गलती नहीं है उसमें। उसको साफ़ करना वो भी तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है ना, पोल्यूशन को साफ़ करना वो तो सरकार करेगी। तुम मुझे बताओ क्या सही है, एकदम इररिस्पॉन्सिबल होना, ये कहना कि अरे नहीं भाई हम तो कुछ कर ही नहीं सकते इसके बारे में, अरे भाई पोल्यूशन है तो है, आप क्या ही कर सकते हैं, हम तो क्या ही कर सकते हैं। या फिर अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, हाँ ठीक है पोल्यूशन है तो अपने आप को बचाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मास्क पहन सकता हूँ, अपने घर में एयर प्योरीफायर लगा सकता हूँ, समझ रहे हो। वो चीज़ होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। ब्लेम तो तुम कर सकते हो, अरे ये सरकार ऐसी है, ये है, वो है, जो है वो है ना। तुम अभी सरकार बदल सकते हो, ठीक है, ना ही तुम पोल्यूशन साफ कर सकते हो, ना ही तुम अभी शायद देश बदल सकते हो, है ना। अभी तुम्हें जिस हिसाब से जो भी तुम कर सकते हो तुम्हें वो करना चाहिए। वो सब छोड़ दो कि जो तुम कर नहीं सकते वो छोड़ दो। तो वैसे ही जीन्स पे ब्लेम डालना छोड़ो, ठीक है, लक पे ब्लेम डालना छोड़ो, जो तुम कर सकते हो उस पर ध्यान दो, समझ रहे हो। तुम्हें मैं कह रहा हूँ अगर तुमने जो तुम कर सकते हो तुमने उन पे ध्यान देना शुरू कर दिया ना, तो जो भी तुम्हें बेटर करना है, डेटिंग लाइफ बेटर करनी है, लुक्स बेटर करनी है, वो तुम्हारी एटलीस्ट 70 to 80% से बेटर हो जाएगी। देखो भी तुम चाहे जैसे भी हो, जैसे भी तुम्हारी कंडीशन हो, ठीक है, फैमिली कंडीशन, लाइफ कंडीशन जैसे भी हो, तुम अगर ये मानते भी हो कि भाई सब लक होता है, जेनेटिक्स का रोल होता है भाई सब, तो वो तुम्हारी कंडीशन कहीं से बेटर नहीं कर रहा, ठीक है। बल्कि इसका ऑपोजिट मानना कि नहीं भाई सब मेरे हाथ में है, मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ तुम्हें कि वो पक्का तुम्हारी कंडीशन बेटर कर सकता है। तुम्हारे घर वाले सपोर्ट नहीं करते, मान लो किसी तुम्हारा कोई सपना है, ठीक है, वो तुम्हारी गलती नहीं है। अब उस प्रॉब्लम से डील कैसे करना है उसके लिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। तुम या तो देखो ये कर सकते हो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लो, वरना तुम ये कर लो कि अरे नहीं यार मेरे घर वाले ने मेरे को सपोर्ट ही नहीं किया तभी मैं कर नहीं पाया। तुम खुद सोच लो कि तुम्हें एक वॉरियर वाली लाइफ जीनी है या फिर एक लूज़र वाली। अब देखो आगे के चैप्टर शुरू करने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं कि जो चीज़ें हैं वो काफ़ी आपस में इंटरकनेक्टेड होने वाली हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम जिस भी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, लुक्स, हेल्थ, सोशल लाइफ, डेटिंग, तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए तुम्हारी हेल्थ इंप्रूव होगी, तुम्हारे लुक्स इंप्रूव होंगे, तुम्हारी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी तो तुम्हें एडिक्शंस में हेल्प मिलेगी, तुम्हारे एडिक्शंस हटेंगे, तुम्हारी सोशल लाइफ, डेटिंग लाइफ इंप्रूव होगी। चैप्टर नंबर 3 लुक्स। अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि तुम्हें किन चीज़ों में नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्या बकवास चलती हैं लुक्स को लेके। देखो सबसे पहली बकवास, ये मैक्सिमम बकवास वो ब्लैक पिलर्स, ये लुक्स मैक्सर्स इन्होंने फैला रखी है, ठीक है, एकदम गोबर चीज़ें हैं। सही में मैं बता रहा हूँ, अभी तो बहुत गोबर फैला रखा है लुक्स को लेके कि इट्स ऑल जेनेटिक्स, इट्स ओवर फॉर अस, वी हैव इंडियन जेनेटिक्स। वो बकवास करते हैं लोग, रोते हैं इंडियन जेनेटिक्स को लेके। या जो लोग कहते हैं कि अरे इंडियन जेनेटिक्स ये तो बेकार है, अरे जेनेटिक्स रोल प्ले करता है बस, अरे तुम कुछ भी नहीं कर सकते, इट्स ऑल जीन्स यार, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जो बकवास करते हैं ना, ये एकदम बकवास है। देखो इनका पूरा धंधा, इनका पूरा चैनल ऐसे कह लो नेगेटिव बायस पे चलता है। हम इंसानों के बारे में ये एक बात है कि
हम नेगेटिव चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा अटेंशन देते हैं। ऐसे कह लो ये एक बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग हो रही है हमारे दिमाग में इतने सालों के एवोल्यूशन की वजह से, कि कोई खतरा है, कोई खतरा देखे तो ज़्यादा सतर्क हो जाना, ठीक है, उसको देख के। तो उसके लिए हमें नेचर ने ऐसे डिज़ाइन किया है कि हम कोई अगर नेगेटिव चीज़ देखेंगे तो हम उसको मतलब ज़्यादा अटेंशन देंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान लो कोई तुम्हें बोल रहा है कि 2 वीडियो तुम्हारे सामने आती है, मान लो एग्जांपल, ठीक है, 2 वीडियो तुम्हारे सामने आती हैं। एक वीडियो कह रही है कि हाउ टू लुक गुड, ठीक है, और उसके नीचे ऐसे कह लो एक और वीडियो है कि वाई यू कैन नॉट लुक गुड। तो तुम खुद बताओ कि तुम किसको ज़्यादा अटेंशन दोगे। ऑब्वियस सी बात है, जो वो कह रहा है कि अरे भाई तू अच्छा नहीं दिख सकता, तो तुम वो खोलोगे कि अरे भाई और ये क्या बात हो गई, अरे नहीं भाई ये क्या हो गया। तो कहीं ना कहीं एक कह लो हल्का सा डेंजर वाला सिचुएशन तुम्हारे दिमाग में आता है कि अरे नहीं भाई ऐसा क्या हो गया। तो इनको भी पता है उसी वजह से अटेंशन मिलती रहती है। और देखो लोग तो हैं आलसी गधे, लोगों को बस बहाने चाहिए कि अरे नहीं भाई उनको क्यों मेहनत करनी नहीं चाहिए, क्यों मेहनत करके कोई फ़ायदा नहीं है उनका। तो उनको बढ़िया सा बहाना मिल रखा है कि अरे नहीं भाई देखो ऐसा होता है। और तुम देखना है कि ऐसे गधे लोग जो खुद तो मेहनत करते नहीं है, ऐसे गधे लोग औरों को वैसे नीचे खींचते हैं कि अरे पागल है क्या, क्यों कर रहा है जिम, कोई फ़ायदा नहीं है, अरे क्यों कर रहा है भाई, इट्स ऑल जेनेटिक्स यार, इट्स अ ट्रुथ यार, इट्स अ रियल ट्रुथ, ब्लैक पिल इज द ओनली ट्रुथ। अरे चूते मारू खान के नीचे झापड़ साड़े के। और पता है ऐसे गधे यूट्यूबर्स हैं जो ऐसे कह लो लोगों की इस इनसिक्योरिटी का मिल्क कर रहे हैं बस। इसमें किसी एक यूट्यूबर की बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। जितने भी ये गधे हैं ना, ये ऐसे गधे हैं कि अब इनसिक्योरिटी के नाम पे व्यूज़ खींचेंगे और तुम्हें इनसिक्योर करने के लिए जानबूझ के तुम्हें कंपेयर कर देंगे हॉलीवुड एक्टर से, ठीक है, सुपर मॉडल से, जो कि कंपैरिजन बनता ही नहीं है। ये दिखा देंगे कि अरे नहीं भाई देखो अट्रैक्टिव तो ऐसा होता है, ऐसे ही होना चाहिए अट्रैक्टिव, वरना तो तुम अट्रैक्टिव हो ही नहीं, तुम हो ही नहीं सकते अगर तुम्हारे पास ऐसे चेहरा नहीं है, ऐसा बोन स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, ऐसी आंखें नहीं है। अब एग्जाम्पल के लिए मैं वर्कआउट करता हूँ, ठीक है, मैं वर्कआउट कर रहा हूँ बस बेटर दिखने के लिए, अपने आप को और बेटर करने के लिए। अब तुम देखो कि क्या कोई सेंस बनाएगा ये चीज़ कि मैं अपने आप को कंपेयर करूँ मिस्टर ओलंपिया से, कि अरे भाई मेरे को तो इतना ही साइज चाहिए, वरना तो बॉडी बिल्डिंग अगर मैं वैसा क्या कहते हैं फ्रेम नहीं बिल्ड कर सकता, वैसा अगर मेरे मसल इंसर्शन नहीं है तो मेरा जिम करने में फ़ायदा ही नहीं है यार। क्या ये कोई सेंस बनाएगा? कोई इलोन मस्क इतना अमीर नहीं है, ठीक है, तो वो अमीर बन के क्या ही करेगा। ये लोग ये गधापंती प्रीच करते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे गधे देखे हैं, वो चेहरे पे लाइनें बनाने लग जाएंगे कि अरे भाई नंबर में अट्रैक्टिवनेस निकालेंगे। अरे चूतिए, और ये काम नहीं है क्या? मैं अच्छा दिख सकता हूँ कि नहीं, मैं अपने आप को कंपेयर करूँगा क्या सुपर मॉडल से? ये तो कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता यार। अब देखो ये तो ऑब्वियस सी बात है ना कि हर कोई सुपर मॉडल नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग अगर कोई सुपर मॉडल जैसा नहीं दिख रहा तो वो अनअट्रैक्टिव हो जाएगा। ये तो बहुत ही बेकार कह लो कंपैरिजन स्टैंडर्ड है। और देखो हम ये बात तो इग्नोर कर ही नहीं सकते कि वो जो ये एक्टर वगैरह होते हैं, मॉडल्स जो होते हैं, ये कितनी प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं वैसा दिखने के लिए, कितनी सर्जरीज करवाते हैं, ऑपरेशन करवाते हैं जैसा वो चाहते हैं वैसा दिखने के लिए, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक तो कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है, और कंपैरिजन अगर तुम करना भी चाहोगे तो तुम किससे? प्लास्टिक से कंपेयर कर रहे हो अपने आप को। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि तो छोटी सी बात है, लेकिन ये छोटी सी बात नहीं है। काफ़ी लोग पता है इस चक्कर में उनकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है, काफ़ी लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं इनकी वजह से, क्योंकि वो लोग हर दिन अपने को मतलब कंपेयर कर रहे हैं सुपर मॉडल से। तुम अभी अगर गूगल पर सर्च करोगे ना अट्रैक्टिव मैन, तो तुम्हें ऐसे ऐसे बंदे दिखेंगे जो तुम्हें कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं दिखे होंगे, इतने अट्रैक्टिव दिखेंगे तुम्हें। और हमारी एक होती है टेंडेंसी कि हम कंपेयर करते हैं, हम जिसको देखते हैं हम उसको अपने आप से कंपेयर करने लग जाते हैं। ऐसी होती है हमारी टेंडेंसी, ठीक है। तुम चाहे सबकॉन्शियसली करो। सही में मैं पता है एक बारी क्रिस हेम्सवर्थ जो वो है ना थॉर, और हेनरी कैविल वो सुपरमैन, मैं इनको थोड़ा देख रहा था, और कुछ टाइम बाद मैं अपने आप ही मतलब उनको कंपेयर करने लगे अपने आप से कि नहीं यार ये तो ऐसे दिखते हैं, मैं तो ऐसा दिख ही नहीं सकता। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में कुछ टाइम बाद आया कि अरे नहीं मैं कंपेयर भी किससे कर रहा हूँ अपने आप को यार, हॉलीवुड एक्टर से कंपेयर कर रहा हूँ मैं अपने आप को। क्या फालतू कंपेरिजन है ये? ऑब्वियस सी बात है यार, हॉलीवुड एक्टर जैसा थोड़ी दिख पाऊंगा मैं कोई ऋतिक रोशन थोड़ी हूँ, है ना। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मैं ख़राब दिखता हूँ या मैं तो कभी अच्छा दिख नहीं सकता, ठीक है। और वैसे भी तुम खुद सोचो ना कि तुम्हें अपने आप को उनसे कंपेयर करना ही क्यों है। मैं लिख के दे रहा हूँ कि तुम्हारे आसपास, तुम्हारे पूरे स्कूल में, तुम्हारे पूरे कॉलेज में, तुम्हारी पूरी सिटी में ऋतिक रोशन जैसे दिखने वाले बहुत ही कम होंगे, जिनको तुम कभी मिलने भी नहीं वाले रियल लाइफ में अपनी। तुम्हारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी और तुम ऐसे बंदों को बस अपनी लाइफ में 1 या 2 बार ही देखोगे बस। देखो ये बात मैं हर बार ही कहता हूँ कि तुम्हारे कॉलेज में जो पॉपुलर बंदे होंगे, ठीक है, जिनकी डेटिंग लाइफ बढ़िया होंगी, मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ वो लोग ऐसे नहीं होंगे जिन पे ये सब हो,
जिन पे हंटर आइज हो, जिन पे ये जिनके फेशियल स्ट्रक्चर ऐसा हो, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो तुमसे भी मतलब अगर तुम कंपेयर करना चाहोगे तो तुमसे भी बेकार दिखते होंगे वो लोग। तुम उनको देख के ऐसे बोलते हो कि अरे नहीं यार इससे बड़े तो मैं दिखता हूँ, उसने कैसे पटा ली। अब लुक्स इंप्रूव करने के लिए तुम सबसे पहले ध्यान देना अपनी बॉडी पे। देखो तुम्हारी बॉडी जो है सबसे पहले आती है, उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। देखो मैं पहले बहुत ही स्किनी हुआ करता था, मतलब बहुत ही स्किनी। लिटरली मेरे जो 4 आर्म्स थे और मेरे बाइसेप ट्राइसेप जो आर्म्स होते हैं वो सिमिलर साइज़ के थे। मतलब मेरे 4 आर्म्स और मेरे बाइसेप सेम साइज़ के थे। अभी भी वैसे मैं थोड़ा स्किनी ही हूँ, लेकिन ऐसे कह लो अभी काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर चुका हूँ अपने आप को, और अभी आगे और इम्प्रूव करना है। लेकिन जो पहले हालत थी मेरी, तुम फोटो में अगर में देख सकते हो कि कितनी ख़राब थी। और पता है एक फिट बॉडी ना होना वो मेरे को 2 तरह से काफ़ी फिट कर रहा था। एक तो ऑब्वियस सी बात है कि स्किनी बॉडी इतनी अच्छी दिखती नहीं है, ठीक है। तुम कपड़े पहनोगे वो ढीले ढाले फिट होते हैं, ठीक है, मतलब तुम बेसिकली अच्छे नहीं दिखते। ऊपर से होता ये था कि अपना चेहरा बहुत कम दिखता है हमें, है ना, क्योंकि हम हर टाइम मिरर के आगे नहीं रहते, हम हर टाइम सेल्फी कैमरा खोल के नहीं रहते। हमें दिखती है नीचे की बॉडी, और तुम्हें दिख रहा है कि तुमने टी शर्ट पहनी है और तुम्हारी बाजू टी शर्ट की है वो इतनी मोटी है, ठीक है, और तुम्हारा हाथ इतना सा ऐसे निकल रहा है वहाँ पे। तो ऐसा होता है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है, तुम्हारा सेल्फ स्टीम काफ़ी कम होता है उससे। देखो तुम्हें फिट कैसे होना है, ठीक है, उसका कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। अब यहाँ पे तुम बस वो गलती मत करना जो काफ़ी लोग करते हैं कि बस अंधों की तरह बस जिम कर रहे हो, बस ऐसे सूअर जैसे मोटे हो गए, बस वो गलती मत करना। वरना तुम्हें बस लड़कों से कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे कि हाँ भाई बढ़िया दिख रहा है, हाँ भाई क्या बढ़िया, क्या शेड दिख रहा है यार, बस ये बोलेंगे तुम्हें, बस हाँ भाई वाले कमेंट आएंगे, ठीक है। अगर तुम्हें ऐसी बॉडी चाहिए जो लड़कियों को पसंद हो, ठीक है, जिसकी लड़कियाँ तारीफ करें, तो तुम्हें बस एस्थेटिक बॉडी पे फोकस करना है। उसके लिए तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। जो तुम्हारी एस्थेटिक मसल्स होती है तुम्हें बस हल्का फुल्का उन पे फोकस करना है। तुम अपना नॉर्मल वर्कआउट करो और अपना फोकस उन पे भी रखो। और एस्थेटिक मसल्स कौन सी होती हैं? तुम्हारे नेक, ठीक है, तुम्हारे ट्रैप्स, तुम्हारे शोल्डर्स में ये वाला हिस्सा लेटरल डेल्ट्स, ठीक है, तुम्हारी अपर चेस्ट, तुम्हारे बाइसेप्स, ट्राइसेप, पूरा आर्म, फोर आर्म, ठीक है, तुम्हारे ओब्लिक्स, एब्स, पूरा कोर बेसिकली, लैट्स और काफ्स। और मैं तुम्हें इसमें एक और टिप और दूंगा, उन मसल्स पे ज़्यादा फोकस करना, मतलब कि वो तुम्हारे कह लो स्ट्रॉन्ग होने ही चाहिए, जो तुम्हारे मसल्स बाहर दिखती हैं। जैसे जब तुम टी शर्ट पहनते हो तो तुम्हारा कह लो बाइसेप, ट्राइसेप, फोर आर्म्स एक्सपोज होता है ना बाहर, तो तुम्हारे वो मसल्स बहुत पक्के होने चाहिए, मैं बोलूँगा वो दिखने में सही होने चाहिए। नेक हो गई, ठीक है, फोर आर्म्स हो गए, ठीक है, बाइसेप्स हो गए, और जैसे तुम्हारी काफ्स हो गई, ठीक है, क्योंकि जब तुम शॉर्ट्स पहनोगे, ठीक है, तब वो तुम्हारे काफ्स दिखते हैं, और अगर वो पतले होंगे तो बहुत ही बेकार दिखता है वो, कि ऊपर मतलब ऐसी बॉडी और नीचे थोड़ी पतली सी। और तुम बोलोगे हमें खाना क्या चाहिए, तो उसके ऊपर भी क्या कहते हैं तुम्हें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वैसे हम डाइट वगैरह के बारे में थोड़ा हम आगे डिस्कस करेंगे हेल्थ वाले उसमें सेक्शन में, ठीक है। अब यहाँ पे एक्शनेबल स्टेप क्या है? अब देखो तुम बिल्कुल भी उस गधाबंदी में नहीं पड़ोगे कि अरे सबसे बड़े स्प्लिट क्या है, सबसे बढ़िया डाइट प्लान क्या है, ये क्या है, वो क्या है। वो गधे लोग करते हैं ना कि जिम ज्वाइन किया है नहीं, कुछ किया नहीं, वर्कआउट शुरू किया नहीं, अरे भाई ट्राइसेप पुल डाउन की कौन सी वाली वेरिएशन सबसे इफेक्टिव है, ये वाली वेरिएशन ऐसे मारूँ कि ऐसे मारूँ। चुप छाबड़, तुम्हें अगर जिम का जी भी नहीं पता ना, कोई दिक्कत नहीं, हटाओ, सब हटाओ। सबसे पहले मेन स्टेप करो। अगर तुम जिम अफोर्ड कर सकते हो तो अभी गूगल मैप पर सर्च करो जिम नियर बाय, और जो भी तुम्हारे घर के या जहाँ भी तुम रहते हो उसके सबसे पास जिम कौन सा है, उस जिम में तुम कॉल करो और बोलो कि आज मैं आ रहा हूँ, ठीक है। और 1 दिन की फ्री ट्रायल क्लास होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे पैसे खर्च नहीं होने वाले। पहले जिम जाओ, पहले काम करो, ठीक है, फिर तुम ये सब देखना है कि अरे ये वेरिएशन ठीक है कि वो वेरिएशन ठीक है, ऐसे मारूँ कि ऐसे मारूँ, पुश पुल लेग कि ब्रो स्प्लिट, ठीक है। पहले तुम मेन एक्शन लो, फिर तुम ये सब देखना। तुम्हें अगर एक्सरसाइज के बारे में भी नहीं पता कि क्या मैं करूँ क्या ना करूँ, तो जो लोग कर रहे हैं ना बाकी लोग, कॉपी कर लो उसको बस आज जाके। अगर फॉर्म नहीं पता कैसे करते हैं तो पूछ लो वहाँ पे किसी को, कोई मैं बोलूँगा पहले देखने की ज़रूरत नहीं है कुछ। 1 दिन जिम जाओ, पहले एक्शन लो, फिर तुम सुधारना अपने एक्शन को, ठीक है। वरना तुम वही एनालिसिस पैरालिसिस में फंस जाओगे कि अरे भाई मैं ये करूँ कि मैं डाइट लूँ, डाइट में क्या क्या लूँ, डाइट कैसे प्लान करूँ, और हाई प्रोटीन डाइट कौन सी होती है, चीप डाइट कौन सी होती है, हैं वेरिएशन, ये वाला वेरिएशन, ट्राइसेप पुश पुल डाउन का ये वाला वेरिएशन, यार क्या कहते हैं कर्ल्स, बाइसेप कर्ल्स का अगर मैं ऐसे करके मारूंगा तो मेरे पीक पे ज़्यादा आएगा। ये बकवासबाजी मत करना। तो जिम ज्वाइन करो, अगर जिम नहीं जा सकते तो होम वर्कआउट करो। ये एक होम वर्कआउट पे फुल गाइड है, तुम ये चेकआउट कर सकते हो, ठीक है, कि एस्थेटिक बॉडी तुम घर पे कैसे बना सकते हो। अब काफ़ी लोगों के दिमाग में एक चीज़ होगी कि अरे संदीप भाई हमें प्रोटीन नहीं है, मेरे पे प्रोटीन नहीं है। देखो अगर तुम प्रोटीन अफोर्ड कर सकते हो, खरीदो उसको, खाओ, ठीक है, कंज्यूम करो। लेकिन अगर तुम प्रोटीन अफोर्ड नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि हर इंसान का एक होता है कि अगर मैं वर्कआउट करूँगा, एक्सरसाइज करूँगा, तो चाहे मैं भले ही
हवा क्यों ना खा रहा हूँ, मेरी इतनी बॉडी बन जाएगी। सब इंसानों का होता है वो, ठीक है। तो वैसे ही तुम्हारा भी होगा कुछ ना कुछ। मैं इतना कह सकता हूँ कि भले तुम अभी प्रोटीन अफोर्ड ना कर सकते हो, लेकिन तुम बेटर जरूर दिख सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए तुम धुरंधर में रणवीर कपूर को ले लो। उसने मसल मास इतना पुट ऑन ना किया हो सारे रोल के लिए, लेकिन तुम देख सकते हो कि वो बढ़िया दिख रहा है। डिटेलिंग नहीं है, ठीक है, इतने अच्छे कट्स नहीं है उसके, इतने अच्छे क्या बोलते हैं उसको, डेफिनेशन नहीं आ रही, ठीक है, क्योंकि उसने जो वेट पुट ऑन किया है उसने वो प्योर मसल नहीं पुट ऑन किया, उसने बहुत सारा फैट पुट ऑन भी किया है। तो अच्छा दिखने का एक बहुत बड़ा हैक ऐसे कह लो ये कि तुम ज़रूरी नहीं है पूरा ही तुम प्रोटीन मसल करते रहो, ठीक है। तुम थोड़ा फैट गेन भी कर सकते हो, वो बढ़िया दिखता है। अगर तुम मोटे हो तो कट करो, अगर तुम स्किनी हो तो बल्क करो, बस सिंपल सी ये चीज़ है। प्रोटीन वगैरह अगर है तो ले लो। हेल्दी एक फिट बॉडी अचीव करनी है, मैं ये नहीं कह रहा बहुत ही मस्कुलर बॉडी अचीव करनी है, बस एक फिट बॉडी जो दिखने में फिट दिखे, कपड़े फिट आए। अब दूसरी चीज़ है मेंटल हेल्थ। अब देखो तुम मानो या ना मानो, तुम्हारी मेंटल हेल्थ बहुत इफेक्ट करती है तुम्हारे, तुम दिखते कैसे हो उसको। जब मेरी मेंटल हेल्थ ख़राब थी तब मैं कुछ ऐसा दिखता था। और एक और फोटो मैं तुम्हें ये दिखाता हूँ जिसमें लड़की दोनों ही फोटो में स्माइल कर रही है, लेकिन तुम बता सकते हो कि मेंटल हेल्थ किस में ख़राब है उसकी। तो मानो या ना मानो, अगर तुम खुश हो कि नहीं हो वो तुम्हारे चेहरे पे दिखता है। मेंटल हेल्थ को हम कवर करेंगे हेल्थ वाले टॉपिक में, ठीक है। अब तीसरी चीज़ है फैशन, ठीक है। देखो सबसे पहले तुम्हारा गोल होना चाहिए अच्छी बॉडी बनाना। अगर तुम्हारी एक अच्छी बॉडी है, ठीक है, एक फिट बॉडी है, तो उसके बाद ये सब चीज़ें आती हैं। मैं तुम्हें हमेशा कहता हूँ अगर तुम्हारी एक फिट बॉडी है तो तुम भले ही पेटीकोट क्यों ना पहन रहे हो, तुम उसमें भी बढ़िया दिखोगे, ठीक है। ये फैशन वगैरह तो ऐसे कर लो बस उस अच्छी बॉडी को और एनहांस करेगा। फैशन वगैरह कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं तुम्हें अपना रूल बताता हूँ कि मैं क्या फॉलो करता हूँ, ठीक है। बस कुछ डूज एंड डोंट्स हैं। सबसे पहला है कि तुम्हें सॉलिड और प्लेन कपड़े लेने हैं, कोई ऐसे झटाक ऐसे ऊट फटांग प्रिंट वाले कपड़े नहीं लेने कि कोई मल्टी कलर प्रिंट हो रखे हैं, ठीक है, कुछ भी प्रिंट हो रखा है, ब्राउन मुंडे लेकर रखा है, यानी वो जो होता है ना क्रिंज वाले एनिमे के वो बन रखे, कार्टून बन रखे हैं। अगर तुम्हारे कपड़े सॉलिड और प्लेन हैं तो तुम उनसे कभी बोर नहीं होगे और तुम उनको एंडलेसली स्टाइल कर सकते हो। अब सॉलिड कलर वाले कपड़े कौन से होते हैं, बेसिकली कोई भी एक कपड़ा है, एग्जाम्पल टी शर्ट है, अगर वो सॉलिड वाइट है तो वो पूरी वाइट होगी, ठीक है, और प्लेन होगी, कुछ भी ब्रांडिंग नहीं, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ वाइट टी शर्ट होगी बस। और तुम अगर एक सॉलिड वाइट टी शर्ट लेते हो तो तुम उसको कैसे भी स्टाइल कर सकते हो। तुम चाहे उसके ऊपर टी शर्ट पहनो, ठीक है, तुम चाहे उस टी शर्ट के ऊपर एक फुल शर्ट लेयर कर दो, एक हाफ शर्ट लेयर कर दो, तुम चाहे उसके ऊपर एक ब्लेजर पहन लो, तुम चाहे उसके ऊपर एक जैकेट पहन लो, कैसे भी तुम एंडलेसली स्टाइल कर सकते हो। लेकिन अगर वही मान लो कुछ झटाक रंग है, ठीक है, तो तुम पहन तो सकते हो लेकिन वो बहुत बेकार दिखेगा, या ब्राउन मुंडे लिख रखा है या कुछ भी ऊट पटांग लिख रखा है, ठीक है, तो वो बहुत बेकार दिखेगा। ये प्रिंट वाले कपड़े पता है बस शुरू में बहुत बढ़िया लगते हैं, जब हम उनको ले रहे होते हैं ना, तो हाँ क्या क्या प्रिंट है, क्या कलर कॉम्बिनेशन है, वाह यार। तुम एक बार पहनते हो, 2 बार पहनते हो, 3 बार पहनते हो, फिर तुम उससे बोर हो जाते हो। और दूसरी चीज़ जो तुम्हें करनी है वो है कि तुम्हें पहले एसेंशियल्स कपड़ों पे फोकस करना है, जो बेसिकली कह लो एवरग्रीन कपड़े होते हैं। और तुम्हें कोई फालतू ऐसे कपड़े नहीं लेने जो तुम्हारे किसी काम के नहीं, तुम्हारा एकदम से रैंडमली मन किया वो लेने का तो तुमने वो ले लिया, ऐसे नहीं। तो पहले मेक श्योर करो बाकी कपड़े खरीदने से पहले कि तुम्हारे पास एसेंशियल्स कपड़े हों। एक बॉम्बर जैकेट, ठीक है, एक स्वेट शर्ट, अगर हम सर्दियों की बात करें, ठीक है, स्वेट शर्ट, हाई नेक, हुडी, ये सब, ठीक है। और हाँ प्लेन और सॉलिड। अगर तुम गर्मियों की बात करोगे तो एक सॉलिड वाइट प्लेन टी शर्ट, एक सॉलिड ब्लैक प्लेन टी शर्ट तुम्हारे पास होनी ही होनी चाहिए। वरना तुम वीडियो सर्च करोगे कि समर एसेंशियल्स, ठीक है, विंटर एसेंशियल्स, तो वो तुम्हें बता देंगे, काफ़ी वीडियोस आ जाएंगी इस पर। तीसरी चीज़ जो तुम्हें करनी है वो ये है कि तुम्हें ऐसे कपड़े खरीदने जिसमें तुम कॉन्फिडेंट फील करते हो, ठीक है। तुम्हें माइंडलेसली कुछ भी नहीं खरीदना बस क्योंकि वो ट्रेंड में आ रखा है। अगर तुम कपड़े ऐसे लेते हो जो भले ही ट्रेंड में हो या ना हो, लेकिन तुम्हें वो पहन के कॉन्फिडेंस आता है, तो तुम बढ़िया दिखोगे। तुम कोई ट्रेंड ट्राई करने के लिए कपड़े खरीद सकते हो, ठीक है, 1 या 2 बस ट्राई करने के लिए। ऐसे मेरे पास ओवर साइज बस 2 टी शर्ट्स हैं, वो 2 टी शर्ट्स पहनने का पता लगेगा कि ओवर साइज मेरे लिए नहीं है, ठीक है, तो मैंने उस वक्त खरीदा ही नहीं कोई ओवर साइज टी शर्ट। अब देखो फैशन के बारे में मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता क्योंकि देखो कैसे दिख रहा हूँ मैं तुम्हें फैशनेबल है। तुम अगर जो फैशन के ऊपर जो वीडियोस बनाते हैं, जो फैशनेबल जो भी बोलेंगे उनको फैशन क्रिएटर्स, ठीक है, अगर तुम उनको देखोगे जैसे बी योर बेस्ट हो गया और भी बहुत सारे होंगे, ठीक है। मेरे को एक वही याद है कि मैं उसको कॉलेज टाइम में फॉलो करता था काफ़ी फैशन टिप्स के लिए, फैशन एडवाइस के लिए। तो अगर तुम ऐसे लोगों को ज़्यादा फॉलो करोगे, जैसे सैन कार्ला, बी योर बेस्ट वाला, जो भी तुम्हें बढ़िया लगता है, फैशन इन्फ्लुएंसर जो भी तुम्हें बढ़िया लगता है, अगर तुम उसको देखोगे तो तुम्हें ज़्यादा फैशन के बारे में सीखने को मिलेगा, ठीक है। मैं बोलूँगा तुम उनको चेक करना प्रॉपर फैशन एडवाइसेस के लिए। मैंने तुम्हें चीज़ें थोड़ी बहुत बता दी हैं जो मैं फॉलो करता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें ढंग से फैशन के बारे में सही में इंप्रूव करना है अपना फैशन सेंस, तो एक बार उनको देखना। हेयर और ग्रूमिंग, अब बाल ऐसी चीज़ है और दाढ़ी वगैरह ऐसी चीज़ है, ग्रूमिंग ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे लुक्स को
3-4 पॉइंट तक बढ़ा सकती हैं इसी में। देखो मैं तुम्हें यहाँ पे कोई एक हेयर स्टाइल बताने नहीं आया कि अरे भाई तुम ये वाला हेयर स्टाइल ट्राई करो, मुलेट, मॉडर्न मुलेट विद टेपर फेड, वो सब बकवास करने नहीं आया मैं। या 2026 के टॉप 10 हेयर स्टाइल, ट्रेंडी हेयर कट्स, टिकटॉक बॉय हेयर कट, वो सब नहीं। सबका फेस शेप अलग होता है, सबका जो चेहरा होता है वो अलग होता है, सबका जो खोपड़ा होता है वो अलग होता है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट है कि तुम डिफरेंट हेयर स्टाइल ट्राई करो जो भी तुम्हें बढ़िया लगते हैं, ठीक है, और तुम्हें अपना हेयर स्टाइल मिल जाएगा। जैसे मैं भी अभी ये वाला हेयर स्टाइल ट्राई कर रहा हूँ, और इसमें एक छोटी सी टिप मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तुम ChatGPT को अपने चेहरे की फोटो भेजो और वो तुम्हारी फेस शेप बता देगा, और फिर तुम सर्च करना है ऐसे सेलिब्रिटीज़ को जिनकी फेस शेप तुम्हारे सिमिलर है, ठीक है, और उन्होंने कौन कौन से हेयर स्टाइल ट्राई किए हैं, तो तुम्हें ऐसे कर लो वो हेयर स्टाइल मिल जाएंगे जो तुम्हारे फेस का ज़्यादा सूट करेंगे। मैं पर्सनली इस टिप को फॉलो नहीं करता क्योंकि मेरी जो फेस शेप है वो ओवल शेप है, ठीक है, और ओवल शेप के साथ कोई भी हेयर स्टाइल चला जाता है आराम से। तो अगर मैं कोई भी हेयर स्टाइल ट्राई करूँ तो मैं बेकार नहीं दिखूंगा, तो मुझे कह लो इस टिप को फॉलो करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। अलग अलग हेयर स्टाइल ट्राई करो, जो भी तुम्हें दिखता है कि हाँ यार इस बंदे बड़े दिख रहा है, मैं भी ये ट्राई करता हूँ, ठीक है, वो ट्राई करो, ऐसे हेयर स्टाइल ट्राई करो और डरो मत, ठीक है, कि यार नहीं बेकार दिख गया तो देखो बेकार दिखना है, दिख गया कोई दिक्कत नहीं है, बाल वापस से उग जाएंगे, वापस से तुम ट्राई कर सकते हो। अब बात करते हैं बियर्ड की। अब तो मैं अपना टाइम वेस्ट वहाँ पे नहीं करना, वो जो लोग करते हैं कि भाई मैं अपनी फुल बियर्ड कैसे ग्रो करूँ, मैं अपनी फुल बियर्ड कब तक उगा लूँगा, ठीक है, क्या करूँ मैं कि मेरी फुल बियर्ड आ जाए। बियर्ड आना जेनेटिक्स होता है, तुम्हारे जेनेटिक्स में अगर है बियर्ड, फुल बियर्ड है तो आ जाएगी, वरना नहीं आएगी। सोल्यूशन बस सिंपल सा है, जैसे भी तुम्हारी बियर्ड आती है, जैसे भी आती है, ठीक है, तो उसके लिए तुम सबसे बेस्ट चीज़ क्या कर सकते हो, तुम्हें वो देखना है। मान लो तुम्हारी फुल बियर्ड आती है ऑलरेडी, तो तुम उसमें कुछ भी कर सकते हो, जो तुम्हें बियर्ड स्टाइल सही लगता है वो तुम रखो, फुल बियर्ड रखो, कैसे भी रखो, ठीक है, मल्टीपल तुम ट्राई कर सकते हो। लेकिन मान लो तुम्हारी थोड़ी पैची बियर्ड आती है मेरी तरह, ठीक है, तो अगर तुम्हें बियर्ड रखनी है तो तुम ट्राई कर सकते हो ऐसी बियर्ड जो तुम छोटे मोटे जो भी तुम्हारे बाल आ रखे हैं तुम उनसे पुल ऑफ कर सको। जैसे अगर तुम्हारी यहाँ दाढ़ी आती है तो तुम गोटी रख सकते हो, ठीक है, या वो एक इटालियन बियर्ड आती है तुम वो रख सकते हो। और अगर तुम्हारी बिल्कुल ही दाढ़ी नहीं आती है, ठीक है, तो बस तुम क्लीन शेव करवाओ। बस ये सिंपल सी चीज़ है, जो भी तुम्हें भगवान से मिला है, जो भी तुम्हें जेनेटिकली मिला है, उसको तुम्हें बस बेस्ट तरीके से यूज़ करना है। तुम्हें बस अपना बेस्ट दिखना है जो तुम्हारे पास है उसका यूज़ करके। माउथ पोस्चर और बॉडी पोस्चर। अब बॉडी पोस्चर के बारे में शायद तुम्हें इतना बताने की जरूरत न पड़े कि बस चेस्ट आगे, ठीक है, कंधे थोड़े पीछे, बस। ये नहीं कि ये वाला पोस्चर नहीं, ठीक है, ये वाला पोस्चर बहुत बेकार दिखता है। पहले मैं हमेशा ऐसे ही रहता था, ठीक है, ऐसे ही, और बहुत ही अजीब सा एक एस टाइप कर्व बनता था, बहुत ही अजीब सा, बहुत ही बेकार दिखता है वो, ठीक है। और पता है तुम्हें पोस्चर ठीक करने के लिए तुम्हें बस हल्की सी फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी है और कुछ भी नहीं करना। हमारा पोस्चर पता है ख़राब इसी वजह से होता है क्योंकि हम पूरा दिन डेस्क पे बैठे रहते हैं, ठीक है, फ़ोन चलाते रहते हैं ऐसे झुक के, तो गर्दन ऐसे आगे को निकल जाती है, ठीक है। तुम थोड़ा बहुत वर्कआउट करोगे, ठीक है, हल्की सी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा दोगे तो तुम्हारा पोस्चर वैसे ठीक हो जाएगा। अब बारी आती है माउथ पोस्चर की, ठीक है। माउथ पोस्चर में तुम्हें बस म्यूइंग करनी है और नाक से सांस लेनी है। देखो काफ़ी लोग कहते हैं कि अगर तुम ग्रोइंग एज में हो तो ये तुम्हारा पैलेट साइज बढ़ा सकता है, ठीक है, एक तुम्हारे फेस को, एक तुम्हारी बोन्स को बेसिकली बढ़िया शेप दे सकता है, फेशियल बोन्स को, ठीक है। अब देखो वो बात कितनी सच है कितनी नहीं वो हमें नहीं पता, लेकिन एक प्रॉपर माउथ पोस्चर के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। नेजल ब्रीदिंग अगर तुम करते हो तो तुम्हारी हेल्थ को सही में वो बहुत बेनिफिट देता है। तुम्हारी स्क्रीन पे आ रहे होंगे इसके फायदे क्या क्या होते हैं, ठीक है। और अगर तुम म्यूइंग करते हो तो तुम्हारा फेस तुरंत ही मतलब थोड़ा बेटर दिखने लगता है पहले से। चैप्टर नंबर 4 हेल्थ। अब इस चीज़ को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, मेंटल हेल्थ और फिजिकल, ठीक है। सबसे पहले फिजिकल हेल्थ के बारे में बात करते हैं। देखो जिम वगैरह ठीक है, वर्कआउट ठीक है, मसल बिल्डिंग ठीक है, लेकिन उससे तुम्हारी हेल्थ इंप्रूव नहीं होती भी होगी तो बहुत थोड़ी सी इंप्रूव होती है। देखो फिजिकल हेल्थ में मेरा बस सिंपल सा फंडा है कि तुम वर्कआउट करते हो, जिम करते हो फिट हेल्दी दिखने के लिए, ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें सही में फिट और हेल्दी होना है तो तुम उसके लिए कार्डियो करोगे। और इस पर पूरा एक डेडिकेटेड टेक टॉक है, शायद से आधे घंटे के आसपास का टेक टॉक है, तुम्हें यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। ये एक ओलंपियन है जिन्होंने मतलब बताया कि कैसे तुम्हारी फिजिकल हेल्थ, तुम्हारी फिजिकल मूवमेंट बेसिकली तुम्हारी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती है। अगर तुम्हारी फिजिकल मूवमेंट ज़्यादा है तो तुम्हारी मेंटल हेल्थ भी बढ़िया रहेगी। तो इसलिए तुम डेली कुछ ना कुछ मूवमेंट करो, ठीक है, जो भी तुम्हें पसंद हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें रनिंग ही करनी है, तुम्हें बाइसिकल ही चलानी है, ठीक है, कुछ ज़रूरी नहीं है ऐसा। तुम्हें वॉक करना है वॉक करो, स्विमिंग अच्छी लगती है स्विमिंग करो, कोई स्पोर्ट्स बढ़िया लगता है तो वो खेलो। तुम्हें बस हिलना डुलना है, तुम्हारे पसीने आने चाहिए, तुम्हारी सांस थोड़ी फूलनी चाहिए, ठीक है, भाग के होता है ना, ऐसे बचपन में कैसे भागते थे हम, और ऐसे बचपन में कितना हम भागते थे, कितना मज़ा आता था, है ना, कि भाग रहे हैं, सांस फूल लेकिन फिर भाग रहे हैं। जब तुम ऐसी फिजिकल मूवमेंट करते हो तो तुम्हारे दिमाग में जितने भी ऐसे केमिकल्स हैं ना जो तुम्हारी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं उनकी प्रोडक्शन इंप्रूव होती है। सेरोटोनिन, डोपामीन,
नॉरएपिनेफ्रिन, एंडोर्फिन, सबकी प्रोडक्शन इंप्रूव होती है। और पता है मैं पहले एक टाइम पे सोचने लग गया था कि अरे नहीं भाई यार, और मैं काम करता हूँ, मैं रनिंग नहीं करता हूँ, मैं ना टाइम बचाता हूँ अपना और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनता हूँ। हो ये रहा था कि मेरी प्रोडक्टिविटी ऐसे जा रही थी, और जब मैंने फिजिकल एक्टिविटी वापस से करना शुरू किया तो ऐसे कह लो कि मेरी प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ी। भले ही मैं टाइम कम दे पा रहा हूँ लेकिन मैं प्रोड्यूस ज़्यादा कर रहा था उस टाइम, जब मैं फिजिकल एक्टिविटी कर रहा हूँ कुछ, ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं वहीं ये कर रहा हूँ कि अरे नहीं भाई अभी रनिंग नहीं करते, आज ज़्यादा काम कर लेते हैं, तो ऐसा हो रहा था कि मैं काम उतना ही कर रहा हूँ लेकिन बस टाइम ज़्यादा लग रहा है, वैसा है। और साथ ही तुम्हें अपनी बॉडी को नोटिस करना है कि तुम्हारी बॉडी क्या क्या साइन दिखा रही है वीकनेस की, ठीक है। काफ़ी लोगों को बहुत सारी डेफिशिएंसी होती है, तुम्हें पता होगा कि हमारे इंडिया में जिंक डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी बहुत पीक पे, ऐसे कह सकते हो। लोगों को साइंस महसूस होते हैं, वीकनेस फील होती है, ठीक है, लेजीनेस फील होती है काफ़ी, ठीक है। वो कितना भी मतलब सोए हों लेकिन उनकी नींद पूरी नहीं होती, ऐसा लगता है उनको। और उनको हो सकता है कि काफ़ी दिनों तक कहीं पे एक पेन हो, लेकिन भले ही वो पेन बहुत ज़्यादा ना हो तो वो क्या करेंगे, उस पेन को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। वो कह लो ध्यान देंगे नहीं उस पर, डॉक्टर पे नहीं जाएंगे। जब तक कुछ भयंकर नहीं होता ना तब तक डॉक्टर पे जाते नहीं, यहाँ पे ऐसा बन रखा है। देखो तुम्हें अपनी बॉडी का ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अपनी बॉडी को एकदम अच्छी तरह तुम्हें ट्रीट करना है, क्योंकि अभी भले ही तुम्हें इतनी कोई दिक्कत दिख ना रही हो, लेकिन जब तुम बूढ़े हो जाओगे तब कह लो यही सब अकोमुलेट होके, ठीक है, इकट्ठा होके तुम पे ऐसे गिरेंगी। कमर दर्द, ये दर्द, वो दर्द, पैर सुन रखे हैं पूरे, बहुत अजीब अजीब बीमारी हो जाएंगी तुम्हें, और उनका कोई इलाज ही नहीं होगा उस टाइम फिर। तो जो भी तुम्हें कोई दिक्कत दिखती है उसके बारे में सर्च करो, ठीक है। अपने अंदर को तुम्हें कोई दिक्कत दिख रही है, मान लो तुम्हें वीकनेस फील हो रही है, ठीक है, तुम सो रहे हो अच्छी तरह से, खा रहे हो, लेकिन फिर तुम्हें वीकनेस फील हो रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। अगर तुम खुद क्योर कर सकते हो उस चीज़ को तो करो, वरना डॉक्टर पे जाओ। और अगर कोई दर्द ऐसी चीज़ है तो अगर वो 3 दिन से ज़्यादा है तुम्हें, तो प्लीज़ डॉक्टर को दिखाओ। लगातार 3 दिन से ज़्यादा हो रहा है तो जाओ डॉक्टर पे फटाफट, टाइम वेस्ट मत करो। काफ़ी लोग करेंगे, पहले मैं भी ये करता था, बोन वगैरह में कहीं ना कहीं पेन हो रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं इधर उधर दर्द हो रहा है तो इग्नोर कर दूंगा उसको। अब डाइट, अब देखो काफ़ी लोगों को ये तो पता होगा कि अगर तुम डाइट ख़राब लेते हो, मतलब गंदा खाना खाते हो, बेसिकली अनहेल्दी खाना, तो तुम्हारी फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट करेगी। लेकिन काफ़ी लोगों को ये नहीं पता कि वो तुम्हारी मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करेगी, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को भी अफेक्ट करेगी, तुम्हारे फोकस वगैरह इन सब को अफेक्ट करती है। कैसे? तुम बेकार खाना खाते हो तो देखो, एक तो ब्रेन फॉग होता है, इससे फोकस वगैरह बहुत बिगड़ता है, ठीक है। तुम जंक फूड मान लो खा रहे हो, हाई कार्ब्स वाला खाना खा रहे हो, तो ब्रेन फॉग होता है, तुम किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाओगे ढंग से, ठीक है, ऐसा होगा। स्लीपीनेस रहेगी तुम्हें शुगर क्रैश की वजह से। और एक मेंटल हेल्थ में मतलब एक मेरा हल्का सा ब्रो साइंस है इसमें, कि जब मान लो तुम्हें पता है, तो वो सबको पता है ना कि ये खाना खाने से क्या होता है, ठीक है, मैदा खाने से ये होता है, वो होता है कि तुम्हें चिपक जाता है मैदा, तुमने बहुत बार सुना होगा। और जो भी हेल्थ ख़राब होती है, हमें पता है कि कैसे कैसे हेल्थ ख़राब होती है इन खानों से, है ना। और वो पता होने के बावजूद जब उनको खाते हैं तो दिमाग में एक अजीब सा ही होता है कि अरे यार ये क्या किया यार, ये क्या किया। वहीं अगर तुम एक हेल्दी खाना खाओगे तो एक अंदर से एक मतलब मेरे को तो ऐसा होता है, खुशी सी होती है कि हाँ शरीर को अच्छा करने वाला कुछ किया है हमने कुछ अपने शरीर के लिए किया है, ये चीज़ मेरे शरीर को फ़ायदा दे रही है। एक बहुत ही प्राउड वाली फीलिंग होती है, एक मतलब काफ़ी एक कुछ अच्छा किया है वो वाली फीलिंग होती है कि हाँ हमने शरीर के लिए अच्छा किया है, ठीक है। तो देखो मैं तुम्हें ये सब नहीं बताने वाला कि भाई क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है, ठीक है, वो सबको पता है कि पैकेज्ड फूड बेकार है, घर का खाना बढ़िया है। सबको पता है कि बर्गर पिज़्ज़ा नहीं खाने चाहिए, ठीक है, फ्रूट्स खाने चाहिए, हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए, सबको पता है, ठीक है। अब ये सब कुछ नया नहीं है। मैं तुम्हें वो सब बकवास बताने वाला कि अरे तुम्हारा जितना भी बॉडी वेट है तो उसका 1.6 इंटू करो, और जितना भी नंबर निकल गया तुम्हें उतना ग्राम प्रोटीन इंटेक करना है। अब सबको पता है ये बातें, ठीक है, कि प्रोटीन लेना चाहिए, ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए। मैं तुम्हें ये बोलूँगा कि बस तुम एक हेल्थ कॉन्शियस बंदे की तरह सोचो। मानो कि तुम हो एक हेल्थ कॉन्शियस बंदे अब से, ठीक है। तुम्हें बहुत छोटी चीज़ लग रही होगी लेकिन ये तुम्हारे खाने के डिसीजंस को काफ़ी अफेक्ट करने वाली है। कैसे? जब तुम्हारे सामने मतलब चीज़ें पड़ी होंगी हेल्दी और अनहेल्दी, तो जब तुम्हारे दिमाग में तुम एक हेल्थ कॉन्शियस बंदे हो तो तुम एक हेल्दी खाना ही चूज़ करोगे। तो एक हेल्थ कॉन्शियस बंदा पिज़्ज़ा बर्गर ये सब अवॉइड करेगा, जंक फूड अवॉइड करेगा, हेल्दी खाना खाएगा, ठीक है, उसकी प्रोटीन इंटेक पे वो फोकस करेगा। तुम्हें फिर ना सिर्फ हेल्दी अल्टरनेटिव्स दिखेंगे हर चीज़ के। जैसे मानो तुम कहीं बाहर हो, ठीक है, तुम्हें भूख लग रही है, तब तुम ये नहीं सोचोगे कि नहीं मैं बर्गर खा लेता हूँ, मैं ना कुरकुरे खरीद लेता हूँ, डोरिटोस खरीद लेता हूँ, वो नहीं सोचोगे तुम सोचोगे करे नहीं यार मैं बाहर हूँ तो मैं बाहर क्या खा सकता हूँ, जैसे उबले अंडे में खा सकता हूँ, मैं फ्रूट्स खा सकता हूँ, ठीक है। और रही बात प्रोटीन की, अगर तुम कोई ऐसे हो जो प्रोटीन अफोर्ड कर सकता है बिना किसी दिक्कत के, तो खाओ प्रोटीन अच्छे से यार, दबा के खाओ, ठीक है।
लेकिन अगर तुम कोई ऐसे हो जो प्रोटीन अफोर्ड नहीं कर सकता, तो बस अपनी प्रोटीन बास्केट को फिल करने की ट्राई करना, ठीक है, जितना हो सके उतना। मतलब जहाँ जहाँ तुम्हें मतलब प्रोटीन दिख रहा है उसको कंज्यूम करने की ट्राई करना, जितना हो सके उतना मैक्सिमाइज करने की ट्राई करना। मम्मी को बोलना कि जैसे मानो तुम्हारे घर में दाल चावल बनी है, अपनी मम्मी को बोलना कि मेरी थाली में दाल ज़्यादा डालो, ठीक है, राजमा ज़्यादा डालो, चना ज़्यादा डालो, चावल कम देना, मुझे राजमा और चना ज़्यादा चाहिए। ऐसा कोशिश करो कहीं से भी मतलब तुम्हें मिल रहा है प्रोटीन खाने को तो वहाँ से मैक्सिमाइज करने का। जैसे मानो तुम एग्जांपल के लिए तुम शादी में गए हो किसी, वहाँ नॉनवेज मिल रहा है और तुम नॉनवेज खाते हो, ठीक है, तो शादी में दबा के नॉनवेज तोड़ो, ठीक है, चावल वगैरह बहुत कम लेना, रोटी वगैरह बहुत कम लेना, नॉनवेज लेना। ये सही में मैं अब जो करता हूँ मैं तुम्हें वो चीज़ बता रहा हूँ। जितना हो सके उतना घर में तुम प्रोटीन वाले आइटम्स ज़्यादा बनवाते रहना, जैसे दाल, सोयाबीन, ये सब, ताकि भले ही हाँ ठीक है तुम मीट नहीं कर रहे 180 ग्राम 160 ग्राम प्रोटीन दिन का, वो डेली तुम मीट नहीं कर पा रहे, लेकिन तुम कुछ ना कुछ प्रोटीन तो खा ही रहे हो, ठीक है। तो कुछ ना करने से बढ़िया है कुछ करना बढ़िया होता है, मेरा बेसिकली ये फंडा है। अब बात करते हैं बल्किंग और कटिंग की, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर तुम बल्क करना चाहते हो, मतलब वेट गेन करना चाहते हो, तो बस तुम्हें अपनी जो मेंटेनेंस कैलोरीज हैं तुम्हें उससे ज़्यादा खाना है, ठीक है। बेसिकली कैलोरी सरप्लस में तुम्हें खाना है। और अगर तुम वेट कट करना चाहते हो, यानी तुम पतले होना चाहते हो, तो बस तुम्हें कैलोरी डेफिशिएंट में खाना है। सिंपल सी ये चीज़ है, कोई इसमें फालतू रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तुम अगर ऐप यूज़ करते हो जैसे माई फिटनेस पैल, या फिर तुम अगर गूगल पे सर्च करोगे कैलोरी कैलकुलेटर, तो वो तुम्हारी हाइट और वेट तुम्हारा भी लेंगे, करंट वेट, और तुम्हें वो एक मेंटेनेंस कैलोरी बता देंगे, ठीक है। तुम्हारा गोल है तुम्हें इससे ज़्यादा खाना है। देखो अगर तुम कट कर रहे हो तो तुम्हें बस खाना कम करना है, प्रोटीन वगैरह तुम्हें उतना ही रखना है, लेकिन बस तुम्हें जो कार्ब्स है वो कम कर देनी है। अब बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकिन काफ़ी अंडररेटेड टॉपिक के बारे में, जो है मेंटल हेल्थ, ठीक है। अब तुम सोचोगे मेंटल हेल्थ संदीप भाई कैसे मतलब हमारे इफेक्ट कर सकता है। तो मेंटल हेल्थ ऐसे कह लो, जो भी तुम सोच सकते हो ना, जो भी तुम लाइफ में कोई एरिया सोच सकते हो कि हाँ ये वाला एरिया, डेटिंग हो गया, सोशल लाइफ हो गया, करियर हो गया, ठीक है, एडिक्शंस हो गए, तो जो भी तुम सोच सकते हो और जो भी हम इस मतलब गाइड में डिस्कस करने वाले हैं ना या कर चुके हैं, उन सबको तुम्हारा मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है, डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, ठीक है। मैं तो बताता हूँ कैसे। सबसे पहले देखते हैं कि लुक्स को कैसे तुम्हारी इफेक्ट करेगा मेंटल हेल्थ। देखो डायरेक्ट कॉजेस तो ऐसे हो जाएंगे कि कोर्टिसोल तुम्हारे शरीर में ज़्यादा रहेगा, ठीक है, स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा। हाई कोर्टिसोल की वजह से तुम्हारा शरीर ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, और ऑयल प्रोडक्शन एक बहुत मेजर कारण है एक्ने ब्रेकआउट्स का, ठीक है। और ये तो बहुत कह लो कुछ डायरेक्ट इफेक्ट्स हो गए। अब इनडायरेक्टली तुम्हें कैसे इफेक्ट करेगा? इनडायरेक्टली ऐसे कह लो तो हर एरिया में तुम्हें इफेक्ट करेगा। अगर तुम बात करो एडिक्शंस की, तो तुम्हारा एडिक्शन ज़्यादा होना, ठीक है, वही एक बहुत बड़ी निशानी है कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ ख़राब है। चाहे वो तुम्हें कोई भी एडिक्शन हो, सोशल मीडिया, स्मार्टफोन, अल्कोहल। मान लो कोई डिप्रेस्ड बंदा है, ठीक है, तो उसके लिए कुछ ऐसा काम करना जो उसको इम्प्रूव करे, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। चाहे वो जिम जाना हो गया, चाहे वो वर्कआउट करना हो गया, ठीक है, चाहे वो अपने करियर पे काम करना हो गया, ठीक है, वो कर ही नहीं पाएगा। उसका बस फ़ोन चलाने का मन करेगा, टाइम वेस्ट करने का मन करेगा। उसके दिमाग में पता ये होगा कि मैं करके भी क्या ही कर लूँगा, मेरे से कुछ होता ही नहीं है। बहुत एक नेगेटिव इमेज बन जाती है दिमाग में, तुम्हारा वो कॉन्फिडेंस, ठीक है, तुम्हें अंदर से ही तोड़ देगी और बाहर से भी तुम्हें बर्बाद करके रख देगी। ऐसा है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, सेल्फ स्टीम खत्म हो जाएगा, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ सब खत्म हो जाएगी। तुम बहुत ही नेगेटिव सोचने लग जाओगे। जैसे मान लो कोई हंस रहा है सामने से, ठीक है, अगर वो हंस रहे हैं, तुम्हें लगेगा कि वो तुम्हें देख के हंस रहे हैं, तो पक्का तुम पे बात कर रहे होंगे, बल्कि वो तुम्हें जानते भी नहीं होंगे। तुम्हारी सोशल लाइफ इससे इफेक्ट होगी, तुम्हारी डेटिंग लाइफ इससे जरूर इफेक्ट होगी, ठीक है, तुम्हारे लुक्स इससे इफेक्ट होंगे, ठीक है, तुम्हारा करियर इससे काफ़ी इफेक्ट होगा, तुम्हारे एडिक्शंस भी आउट ऑफ कंट्रोल रहेंगे। ऐसा होगा तुम्हारी कभी लाइफ तुम्हें एक ऑर्डर में आती हुई नहीं दिखेगी अगर तुम अपनी मेंटल हेल्थ पे काम नहीं करोगे। समझ रहे हो? जो काफ़ी लोग बोलते हैं ना कि मैं एडिक्शन कंट्रोल नहीं कर पाता, मेरे से टेम्पटेशन कंट्रोल नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, ये भी एक क्या बोलते हैं एक ख़राब मेंटल हेल्थ का साइन है। क्योंकि ऐसा होता है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ ना, कि हमारा PFC होता है और हमारा एक इमोशनल सेंटर होता है दिमाग का। तो ऐसा होता है कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एक्टिविटीज़ में इतना ओवर इंडल्ज हो के, ठीक है, तो हमारे PFC में एक्टिविटी कम हो जाती है। लिटरली हमारे PFC में ग्रे मैटर कम हो जाता है, और एक्टिविटी कहाँ बढ़ती है? हमारे इमोशनल सेंटर में। अगर तुम कोई ऐसे हो तो तुमने पक्का नोटिस किया हो कि अब तुम अपने डिज़ायर्स पे इतना कंट्रोल नहीं कर पाते, है ना। तुम्हारा मन करता है वो तुम कर लेते हो, भले ही वो चीज़ गलत है, ऐसा ही है, वो तुम्हें बाद में रियलाइज़ होता है वो चीज़। लेकिन बेसिकली अब तुम्हारा पूरा जो बॉडी है वो इमोशंस पे काम करती है, ठीक है। तुम जैसा फील होगा तुम वो वैसा एक्ट करोगे, लॉजिकली तुम सोच नहीं पाओगे। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारा PFC हमारे दिमाग का लॉजिकल सेंटर होता है, जो लॉजिकली सोचता है, रिएशनली सोचता है, ठीक है।
कॉम्प्लेक्स थिंकिंग बेसिकली जो भी तुम दिमाग लगा के चीज़ें लेते हो ना कि हाँ जो सही चीज़ करते हो तुम, तो वो वहाँ से आती है। अगर वही एक्टिविटी कम हो जाएगी तो तुम सही काम कर ही नहीं पाओगे। उसकी वजह से जो एडिक्शंस हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल होते जाते हैं। तुम्हें अब लाइफ में मज़ा नहीं आता पहले जैसा, तुम अब लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते हो। वो भी एक ख़राब मेंटल हेल्थ कंडीशन है। एनहेडोनिया बोलते हैं वैसे इस कंडीशन को, जब तुम्हें बिल्कुल किसी एक्टिविटी मज़ा आता ही नहीं है, ठीक है। और बहुत मज़े की बात पता है क्या है? बहुत मज़े की बात यह है कि तुम इसको फिक्स कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एक दिक्कत है यहाँ पे कि जैसे मैंने बताया, अगर तुम्हारी मेंटल हेल्थ ख़राब है तो तुम सही काम भी नहीं करोगे, ठीक है। तो ऐसे करो, तुम्हें ज़बरदस्ती थोड़े ऐसे काम करने पड़ेंगे। तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार ये काम करता है नहीं करता, ये काम करेगा भी नहीं करेगा, ठीक है, तुम्हें ऐसा लगेगा। और जब तुम ये कर रहे होगे तो तुम्हें बीच में ऐसा लगेगा कि अरे नहीं यार शायद से काम नहीं कर रहा, लेकिन तुम्हें फिर भी बस वो काम करना है, ठीक है, कैसे न तैसे बस वो तुम काम कर दो कैसे न तैसे, ठीक है। ज़्यादा सोचना मत, तुम्हारा दिमाग तुम्हें बोलेगा। ध्यान रखो कि ये वही मेंटल हेल्थ जिसकी ख़राब है वो वाला दिमाग है, समझ रहे हो। तो ये तुम्हें नेगेटिव थॉट ही देगा कि नहीं यार ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है। मैंने ये जो भी मैं तुम्हें बताऊंगा आगे, मेडिटेशन, ग्रेटिट्यूड, जो भी है, कि नहीं यार ये किसी काम का नहीं है, किसी काम का लग नहीं रहा है, ठीक है। तुम अप्लाई करोगे चीज़ें, एक्शन लोगे, लेकिन फिर भी तुम्हें लगेगा कि नहीं यार ये कुछ लगता है कि काम नहीं कर रहा है ये सब, लेकिन तुम्हें कह लो करते आना है। उसके बावजूद भी बस तुम्हें वो करते जाना है, उसको बस अपने दिन की हैबिट बना दो और बस उस हैबिट को डेली करने पे फोकस करो, और ऐसे कर लो अच्छी मेंटल हेल्थ अपने आप ही आ जाएगी तुम्हारे पास। सबसे पहला है माइंडफुलनेस। अभी बहुत से लोगों की दिक्कत ये होती है कि लोग ना फोकस ही नहीं करते, वो प्रेजेंट ही नहीं होते। या तो वो पास्ट के किसी इवेंट के बारे में सोच रहे होंगे, या फिर वो किसी जो फ्यूचर में होने वाला है उसके बारे में सोच रहे होंगे कि अरे ने पास्ट में ना मेरे को ऐसे कर देना चाहिए था, वैसे कर देना चाहिए था, फ्यूचर में ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा। मतलब किसी रैंडम चीज़ के बारे में सोच रहे होंगे, किसी सोशल मीडिया रील के बारे में सोच रहे होंगे, ठीक है, इंस्टाग्राम रील के बारे में, या किसी जो उन्होंने कोई मूवी देखी उसके बारे में सोच रहे होंगे। उनका ध्यान हर जगह है, लेकिन जो भी वो कर रहे हैं उसमें ध्यान नहीं है उनका। मैं ये कह सकता हूँ गारंटी के साथ कि अभी बहुत से लोग का ध्यान इस वीडियो पे भी नहीं होगा। तो देखो, जो मेरे लिए काम किया है तरीका वो यही है, माइंडफुलनेस। बस अगर तुम जो भी प्रेजेंट में चल रहा है बस तुम्हारे दिमाग में वही चीज़ होगी, ठीक है। तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ होने की जरूरत नहीं है, बस तुम अपने प्रेजेंट मोमेंट को लिव करोगे। तो ना ही तुम पास्ट के बारे में सोचोगे, ना ही तुम फ्यूचर के बारे में, यानी तुम्हें कोई ओवर थिंकिंग होगी ही नहीं। फिर अगर मान लो मेरा पूरा ध्यान यहाँ पे है वीडियो बनाने में, ठीक है, तो उस टाइम मेरे दिमाग में नहीं होगा कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, कैसा हो गया, तब नहीं होगा। प्रेजेंट रहने के लिए सबसे बेस्ट एक एक्सरसाइज है, वो है मेडिटेशन, ठीक है। मेडिटेशन करते कैसे हैं? बहुत सिंपल है, ठीक है। मैंने इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि मेडिटेशन करते कैसे हैं। मेडिटेशन साइंटिफिकली प्रूवन है कि वो तुम्हारे पीएफसी में एक्टिविटी बढ़ाता है, तुम्हारे पीएफसी में। अगला है ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। अभी करके भी काफ़ी लोग बहुत ही अनहैप्पी हैं अपनी लाइफ में, बहुत ही नाखुश अपनी ज़िंदगी से। उनको लगता है कि उनके पास ये नहीं है, वो नहीं है। मैं भी पहले ऐसे ही था कि अरे नहीं यार ये तो इतने ऐसे हैं वैसे हैं, काश मेरे पास भी ये सब होता, काश मैं भी ऐसे चीज़ें अफोर्ड कर पाता, काश मेरे पास ये होता वो होता, मेरी लाइफ तो ऐसी है यार। मेरे को बहुत ही मतलब ऐसा होता था कि नहीं है मेरी लाइफ में कुछ भी, ऐसा फील होता था मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये देख लो कितने खुश हैं अपनी लाइफ में, कितनी मस्ती कर रहे हैं, इनके पास तो सब कुछ है, लेकिन मेरे पास नहीं है कुछ भी। सबको लगता है कि उनका ग्लास आधा खाली है, और यहाँ पे ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग तुम्हारी हेल्प करेगा। काफ़ी लोग लगता है कि अरे नहीं यार ये ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग से क्या ही होगा, क्या ही हो सकता है इससे, है ना, क्या ही हो सकता है इससे। तो देखो शुरू में जब तुम ग्रैटिट्यूड जर्नल लिख रहे होगे तो शुरू में तो तुम मतलब जानबूझ के सोचोगे ऐसा कि हाँ यार क्या ऐसी चीज़ है जो मुझे बहुत हेल्प कर रही है, जो मेरे लिए बहुत कह लो काम की है। लेकिन कुछ टाइम बाद जब तुम 1 2 3 4 कम से कम लिख चुके होगे, तो कुछ टाइम बाद तुम्हें, जब तुम ग्रैटिट्यूड जर्नल नहीं लिख रहे होगे, तब भी तुम्हें चीज़ें नोटिस होंगी ऐसी कि अरे यार ये चीज़ कितनी काम की है, मैं इसके लिए कितना ग्रेटफुल हूँ, ऐसा, चाहे वो छोटी छोटी चीज़ क्यों ना हो, ठीक है। और काफ़ी लोगों को लग रहा हो अरे संदीप भाई मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो बहुत ही कोई ख़ास चीज़ हो, ठीक है। तो देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है, बल्कि ऐसा है ही नहीं कि कोई चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो सिर्फ तुम्हारे पास हो या जो बहुत ही कोई ख़ास चीज़ हो। आम से आम चीज़ क्यों ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो धूप आ रही है, धूप सबके घर आती होगी, है ना, मैक्सिमम लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे उन्हें घर आती होगी, ठीक है। तो तुम सोचोगे कि संदीप भाई तुम धूप के लिए ग्रेटफुल कैसे हुए, है ना। तो बस सिंपल सी एक चीज़ है, तुम्हें सोचना ऐसा है कि ठीक है कोई बात नहीं, वो चीज़ भले ही हर किसी पे हो, पूरी दुनिया पे वो चीज़ क्यों ना हो, अगर वो चीज़ तुम्हारे पास नहीं होती, अगर ये धूप मेरे पास नहीं होती, मान लो मैं एक ऐसी जगह पे रह रहा होता, ऐसी जगह में पैदा हुआ होता जहाँ पे धूप आती ही नहीं, कितनी ख़राब लाइफ होती मेरी कि धूप ही नहीं आती। अभी धूप के मुझे इतने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, विटामिन डी मिल रहा है, ठीक है। और सबसे बढ़िया बात मैं तुम्हें बताऊँ तो ये धूप मेरे को पैसा कमा के दे रही है। कैसे तुम पूछोगे, मेरे पास कोई लाइट वगैरह नहीं है, ठीक है, तुम देख सकते हो कोई लाइट वगैरह मैं यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है।
ये सनलाइट आती है, यही है कह लो मेरी वीडियोस की लाइट का सोर्स, समझ रहे हो। तो अगर ये धूप होती ही नहीं, मान लो मैं ऐसी जगह पे रह रहा होता तो मैं वीडियोस ही रिकॉर्ड नहीं कर पाता। मैं वैसे देखूंगा ही नहीं उस चीज़ को कि ठीक है सब पे है तो क्या हो गया, अगर मेरे पे नहीं होती तो मेरा क्या होता। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं हर वीडियो में ऐसे एग्जाम्पल देता हूँ ये वाला कि इंटरनेट, यूट्यूब, ठीक है सबके पास इंटरनेट है ना, जियो क्या नहीं होता, सबके पास हो गया, बहुत ही आम चीज़ होगी। अभी तुम्हारे मैक्सिमम स्कूल के काम, कॉलेज काम इंटरनेट से होते होंगे। तुम चैट जीपीटी से ही पक्का असाइनमेंट लिखवाते होगे अपनी, है ना, तो वो नहीं कर पाते तुम अगर तुम्हारे पास इंटरनेट नहीं होता तो। तुम ये मत सोचो कि सबके पास है तो क्या हो गया, तुम्हारे पास नहीं होता तो क्या होता। तुम्हारे पास मान लो, चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम बहुत ही अमीर खानदान से होते मान लो, लेकिन मान लो तुम पैदा ही एक ऐसे एरा में हुए होते जहाँ पर इंटरनेट होता ही नहीं, तो तुम्हें वही कह लो कितनी दिक्कतें होती हैं कि तुम्हें सब कुछ खुद लिखना पड़ता, तुम ऐसा कंटेंट कंज्यूम नहीं कर पाते, ठीक है, अपने आप को इम्प्रूव करने वाले कंटेंट कंज्यूम नहीं कर पाते, और मैं भी ऐसी चीज़ें कंज्यूम नहीं कर पाता और ना तुमसे चीज़ें शेयर कर पाता ऐसे ऐसे मैं भी मैं कर पा रहा हूँ। मुझे पता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं तो ऐसे सोच नहीं पाते होंगे, मैं ही पहले ऐसा था, लेकिन ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करने के बाद ही ऐसे कह लो ये पॉजिटिव तुम्हारा माइंड बन जाता है अपने आप ही कि तुम पॉजिटिव सोचने लग जाते हो हर चीज़ को लेके। मेरी एक अलग से वीडियो है ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग के ऊपर, तुम वो चेकआउट करो और ये एक्शनेबल स्टेप है। तो अगली चीज़ है डोपामिन डिटॉक्स। इसे मेरे हिसाब से डोपामिन रिप्लेसमेंट करना सही रहेगा, क्योंकि देखो ये टिपिकल डिटॉक्स नहीं है जो लोग सोचते हैं ना कि अरे नहीं भाई हमें ना बस फ़ोन बंद कर देना और हमें कुछ भी नहीं करना, हमें बस अपने आप को टॉर्चर मारना है, वो नहीं है ये। अगर तुम कह लो तुमने वहाँ से टाइम हटाया, ठीक है, इंस्टाग्राम, वीडियो गेम्स, इन सब टाइम हटाया तुमने, तो अगर तुम उस टाइम को कहीं अलोकेट नहीं करोगे दूसरी जगह पे, तो तुम वापस से या तो वो हैबिट्स करने लग जाओगे जो तुम पहले छोड़ चुके हो, जो बुरी आदतें तुम छोड़ चुके हो कि फ्री फायर खेलना, ठीक है, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहना, तुम वापस से वो करने लग जाओगे, वरना तुम कोई अल्टरनेट ढूंढ लोगे। सिंपल सी चीज़ है। सबसे बेस्ट तरीका है अपनी लाइफ में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को रिप्लेस करो डिलेड ग्रेटिफिकेशन एक्टिविटीज़ से। डोपामिन डिटॉक्स में मैंने एक प्रॉपर गाइड बना रखी है, वो भी बहुत बढ़िया गाइड है, ठीक है, उस पर कुछ 2 लाख व्यूज़ हैं कि कैसे डोपामिन डिटॉक्स तुम्हें हेल्प करेगा तुम्हारी लाइफ में डायरेक्शन फाइंड करने में, ठीक है, एडिक्शन को ओवरकम करने में, और तुम्हें डोपामिन डिटॉक्स करना कैसे है वो भी तुम्हें पता लगेगा। एक्शनेबल स्टेप है, तुम इस वाली मेरी गाइड को चेकआउट करो। चैप्टर नंबर 5 एडिक्शंस। देखो पहले मैं एक सीरियल मुट्ठल हुआ करता था, सही में मेरे को बहुत तरह तरह के एडिक्शंस थे, बस नशे कभी नहीं किए मैंने। नशे मतलब सिगरेट पीना, दारू पीना, वो सब कभी नहीं किया। पॉर्न एडिक्शन, फैप एडिक्शन, स्मार्टफोन एडिक्शन, सोशल मीडिया एडिक्शन, वीडियो गेम एडिक्शन। और देखो जब तुम्हें कोई सा भी एडिक्शन हो तो बाकी सारी चीज़ें इंप्रूव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तुम्हें वो एडिक्शन तुम्हें कुछ इंप्रूव करने देगा ही नहीं। तुम सोचोगे तो सही बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव करने का, लेकिन वो एडिक्शन तुम्हारा टाइम, तुम्हारी एनर्जी सब खा लेगा, ऐसा होगा। और जब मैंने वो सारे एडिक्शन छोड़े तभी तुम मुझे आज यहाँ पे देख पा रहे हो, तभी मैं तुमसे बात कर पा रहा हूँ। वरना तुम्हें लगता है कि क्या मेरी कम्युनिकेशन इतनी बढ़िया होती? जब मैं सारा दिन वीडियो गेम्स खेलता था, पबजी खेलता था, तब क्या मैं अपने चैनल ग्रो कर पाता? बिल्कुल भी नहीं कर पाता। और मैं वो सब एडिक्शन छोड़ने के बाद ही ऐसे कह लो अपनी लाइफ में एक डायरेक्शन ला पाया हूँ, अपने मैं गोल्स अचीव कर रहा हूँ, उसी में मैं पैसे कमा रहा हूँ। देखो एडिक्शन तुम्हें किसी भी चीज़ का हो वो तुम्हारी लाइफ बहुत बेकार कर देता है, सही में। एक तो होता है कोई 0 लेवल, अगर तुम किसी चीज़ से एडिक्ट हो तो वो तुम्हारी लाइफ को 0 से एकदम नेगेटिव में लेके चले जाएगा। तुम सोचोगे एक बढ़िया बॉडी बनाने का, लाइफ में कुछ अचीव करने का, गोल्स अचीव करने का, लेकिन वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि तुम 0 से 1 पे जा सकते हो, तुम -10 से सीधा 1 पे नहीं आ सकते, तुम्हें पहले 0 पे आना पड़ेगा। इसलिए पहले तुम्हें एडिक्शन ठीक करना पड़ेगा, और एडिक्शन ठीक करने के लिए तुम्हें चलो बस मेनली 3 चीज़ों पे काम करना है। अगर मैं तुम्हें मोटा मोटा बताऊं, सबसे पहला है अर्ज। जब भी हमारे दिमाग को पता लगता है कि इस एक्टिविटी से कोई तुमने एक्टिविटी करी और उससे बहुत सारा डोपामिन निकला है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो उस एक्टिविटी को लेके एक तुम्हारे दिमाग में न्यूरल पाथवे बना देगा। तो जब भी ऐसा हो कि डोपामिन की कमी हो, यानी जब भी तुम बोर फील करो, ठीक है, बोर फील करना मतलब तुम्हारे दिमाग में डोपामिन की कमी हो चुकी है, तब क्या होगा, तब वो तुम्हारा दिमाग उसी न्यूरल पाथवे को कॉल करेगा, ठीक है, उसी एक्टिविटी को करने का सिग्नल भेजेगा तुम्हें। जो तुम्हें अर्ज आती है वो वही सिग्नल है। और तुम क्या डील कैसे करोगे? देखो ये चीज़ जो है बस ये 2.5-5 मिनट ऐसे रहती है, ठीक है, जो अर्ज में रहती है ना, बस 5 मिनट तक रहती है, उससे ज़्यादा रहती नहीं है। तो तुम्हें उस टाइम बस अपना ध्यान भटकाना है किसी और एक्टिविटी में, कहीं और तुम्हें अपना मन लगाना है, ऐसे कह लो, जानबूझ के। तुम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, जैसे तुम कहीं बाहर जा सकते हो, ठीक है, जब तुम्हें अर्ज आ रही हो, तुम कहीं खुली हवा खाने के लिए चले जाओ, तुम अपने दोस्तों को फ़ोन कर दो, तुम कोई ऐसी एक्टिविटी करने लग जाओ। बस तुम्हें कुछ भी करना है और वो बस 4-5 मिनट तुम्हें कैसे तरह से निकालने हैं, और उसके बाद वो अर्ज गायब हो जाएगी। तुम्हें लगेगा ही नहीं कि तुम्हें कभी अर्ज भी आ रही थी। और इससे एक और चीज़ होगी, क्योंकि हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो न्यूरल पाथवे बने होते हैं, वहाँ पर एक रूल चलता है, द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है। बेसिकली इसमें ऐसा क्या होता है, जिस न्यूरल पाथवे से हमारे ब्रेन को डोपामिन नहीं मिलेगा, भले ही वो उसे कॉल कर रहा हो लेकिन डोपामिन ना मिले,
तो वो उस न्यूरल पाथवे को कह लो प्रून कर देगा, मतलब उसको वीक कर देगा, अपने आप वीक होता रहेगा वो। जब तुम्हें अर्ज आएगी, मतलब तुम्हारा ब्रेन तुम्हें कुछ करने को सिग्नल भेजेगा लेकिन तुम वो काम करोगे नहीं, तो ऐसा होगा कि वो जो न्यूरल पाथवे है वो वीक होता रहेगा टाइम के साथ साथ, और धीरे धीरे जो अर्ज की फ्रीक्वेंसी होगी वो कम होती रहेगी और जो अर्ज की स्ट्रेंथ है वो कम होती रहेगी। अगर तुमने कभी भी कह लो 50 दिन तुम क्लीन रहे या 40 दिन तुम क्लीन रहे या 1 महीना तुम क्लीन रहे, तो तुम्हें पता होगी ये चीज़ कि शुरू में अर्ज बहुत ज़्यादा रहती हैं लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ साथ अर्ज की जो पावर है वो कम हो जाती है और फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाती है। तुम्हें अर्ज पहले से बहुत कम आती हैं और बहुत ही वीक कर जाती हैं, वैसा होता है। ठीक है, तो ये होगा। और साथ ही तुम्हें अपने ट्रिगर्स वगैरह जो हैं उनको हटाना है अपनी लाइफ से। अगर तुम 24 घंटे ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हो जहाँ पे तुम्हारी जो एडिक्शन है उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो तुम्हारे आसपास रहें, जो तुम्हें बार बार उन चीज़ों के बारे में याद दिलाएं, तुम्हें पहले मोटिवेट करें वो चीज़ें करने को। जैसे एग्जांपल के लिए अगर तुम कोई अल्कोहल एडिक्ट हो, ठीक है, और तुम रहते ही ऐसे ग्रुप में हो जो शराबी एक नंबर का, ठीक है, वो सारा दिन दारू पीते हैं, तो तुम अपना एडिक्शन या कोई भी ऐसा बंदा अपना एडिक्शन छोड़ ही नहीं पाएगा क्योंकि 24 घंटे उसके एनवायरनमेंट में ही वो चीज़ है। तो तुम्हें अपने ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करने हैं कि किन किन चीज़ों की वजह से तुम्हें वो ट्रिगर आता है, ठीक है, किन किन चीज़ों की वजह से तुम्हें बेसिकली अर्ज आती है। और दूसरी चीज़ है कि तुम्हें अपने रिलैप्सेस से सीखना है। हाँ, मुझे पता है कि रिलैप्सेस वगैरह बहुत ही बेकार लगते हैं, है ना, जब होता है तो तुम कोई भी एडिक्शन ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हो, अल्कोहल हो, सिगरेट हो, ये पोर्न हो, कुछ भी हो, अगर तुम वापस से वही चीज़ करते हो दोबारा तो बहुत ही बेकार लगता है। लेकिन वो चीज़ काफ़ी एक कह लो लेसन है तुम्हारे लिए। तुम्हें उस टाइम ऐसे कह लो खुले दिमाग से देखना है कि गलती कहाँ हुई तुमसे, ठीक है, तुम ऐसा क्या कर रहे थे जो ये गलती हो गई, ऐसा हुआ क्यों, अगली बार तुम क्या नहीं करोगे, अगली बार तुम क्या चीज़ सुधारोगे, ठीक है। तो बहुत हेल्पफुल है, तुम अपने रिलैप्सेस वगैरह से सीखो। और तीसरी चीज़ ये है कि तुम्हें कभी हार नहीं माननी। देखो ऐसा होगा कि तुम, ऐसा हो सकता है कि महीने महीने तक तुम एकदम क्लीन रहो, तुम्हें ऐसा लगे कि अरे नहीं भाई अब तो मैंने पूरी दुनिया जीत ली है, मैंने इस एडिक्शन को ओवरकम कर दिया, अरे ये एडिक्शन अब मेरे लिए मेरा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तुम फिर वापस से वो चीज़ करने लग जाओ, ऐसा हो सकता है। तो उस टाइम तुम्हें कुछ भी नहीं करना है जो हमने अभी पहले के 2 पॉइंट अभी डिस्कस किए हैं, तुम्हें बस वही चीज़ करनी है, ठीक है। देखो ऐसा होता है कि ना एडिक्शन ऐसे एकदम से नहीं जाता, ठीक है, टाइम लगता है। तुम्हें लग रहा होगा कि अरे नहीं भाई ये अगर इतने टाइम बाद भी मैं अगर कर रहा हूँ तो मैं फिर मेरे से तो होगा ही नहीं शायद से, काफ़ी लोग डिमोटिव हो जाते हैं यहाँ पे। वो तुम्हें वो नहीं करना है। जैसे मेरी एक बार स्ट्रीक 550 दिन की चली गई थी, ठीक है, बहुत पहले की बात है, लेकिन उससे ऐसा नहीं हुआ कि अरे नहीं भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं क्या 550 दिन बाद भी छोड़ नहीं पा रहा इस चीज़ को, अरे नहीं भाई लगता है मेरे बस की है ही नहीं, ये एडिक्शन मैं ओवरकम कर ही नहीं सकता। तो ऐसे एडिक्शन जाता ही नहीं है। एडिक्शन ऐसे जाता है कि तुम्हारी जो फ्रीक्वेंसी है बस वो कम हो जाएगी। 550 दिन यानी लगभग 2 साल। तो इन 2 सालों में मैंने बस कह लो एक बार रिलैप्स किया, और अगर मैं अपने प्रीवियस के 2 साल से उसे कंपेयर करूं तो मैंने बहुत तगड़ी इंप्रूवमेंट करी थी। समझ रहे हो, ये चीज़ होती है। तुम्हारे पहले हफ्ते में कह लो, मान लो तुम 2 बारी कोई चीज़ करते होगे, फिर वो हल्का सा इंप्रूव होके महीने में 2 बारी चले जाएगा, फिर वो चीज़ इंप्रूव होके कह लो 3 महीने में 2 बारी, फिर वो चीज़ और इंप्रूव होगी कह लो 1 साल में 2 बारी, ऐसा होगा। ये होती है इम्प्रूवमेंट, ऐसे एडिक्शन छूटता है, ठीक है। अब देखो ये भी चीज़ है कि तुम्हें ना इसका बहाना नहीं मारना कि अरे नहीं संदीप भाई ने तो ऐसे करी थी कि भाई कभी ना कभी तो हो ही जाएगा वापस से, एडिक्शन धीरे धीरे छूटता है तो मैं अब जानबूझ के करता हूँ। चुप, ये बकवास मत करना। देखो तुम्हें सोचना यही है कि अब से मैं करता ही नहीं ये सब, ठीक है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं पीछे तुम्हें पता होगा कि हाँ यार कभी ऐसा दिन भी आ सकता है, तो मुझे उसके लिए रेडी रहना है। तो तुम सरप्राइज नहीं होगे उस टाइम, तुम डीमोटिवेट नहीं होगे, अरे नहीं भाई मेरे बस का है नहीं शायद से यार, मैं कभी शायद कर ही नहीं पाऊंगा, तुम्हारे साथ वो नहीं होगा फिर। और देखो जो बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जैसे मेंटल हेल्थ, डोपामाइन डिटॉक्स, माइंडफुलनेस, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर मान लो तुम्हें डीप में जानना है एडिक्शंस के बारे में, तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है इस टाइम, तुम्हारे दिमाग में क्या क्या केमिकल जो होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, क्या क्या रोल प्ले करते हैं, वो कैसे कैसे काम करते हैं, और अगर तुमको कोई ऐसा चाहिए तो तुम्हें हर हफ्ते गाइड कर सके तो डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट में तुम्हें लिंक मिल जाएगा। द रीबर्थ ब्लूप्रिंट का वो कंप्लीट पैकेज जो मैंने तैयार किया, तुम कैसे अपने ब्रेन को रिवायर कर सकते हो इस एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए, ठीक है। तो अगर तुम ऐसे तो फटाफट पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट करो उसको। चैप्टर नंबर 6, डेटिंग और सोशल लाइफ। देखो सोशल लाइफ कितनी ज़रूरी है शायद ही मुझे तुम्हें बताना पड़े ये सब, ठीक है। पहले मेरे साथ ऐसा होता था कि कोई मेरे से बात करने आएगा तो मैं नर्वस हो जाऊँगा। जैसे कोई मेरे से पूछ रहा है कि ये एड्रेस कहाँ है, ये एड्रेस, मैं ऐसे हड़बड़ाने लग जाऊँगा, पता नहीं क्यों बहुत नर्वस हो जाऊँगा। मैं किसी से आंखों में आंखें मिला के बात नहीं करता था पहले, ऐसा था, ठीक है। मुझे बात करना ही नहीं आता था, बिल्कुल जो फाउंडेशन होती है ना कम्युनिकेशन स्किल्स की, मुझे पता ही नहीं थी वो।
और मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता। तो मैंने इसको ऐसे कर लिया, बस 3 फेज़ में डिवाइड किया है। सबसे पहला फेज़ है कि तुम अपनी फैमिली से बात करो। देखो हाँ, माना कि तुम्हारी किसी एक बंदे से थोड़ी मतलब बातचीत नहीं होगी, जैसे मान लो किसी की होगी पापा से बातचीत नहीं है, किसी की बहन से किसी बातचीत नहीं है, लेकिन अगर मान लो तुम कोई ऐसे उसकी किसी से बातचीत नहीं है अपने परिवार में, तो बहुत दिक्कत है तुम्हें, ठीक है। क्योंकि देखो तुम बोलोगे अरे वसंत भाई ये परिवार से बात करने के लिए कह रहे हो, क्योंकि मेरे हिसाब से ये मेरा अपना एक नियम है कि अगर कोई बंदा अपने परिवार में बात नहीं कर पाता ढंग से, ठीक है, अगर उसके परिवार में ही वो ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाता किसी से, ठीक है, उसकी मम्मी पापा से बात नहीं होती, भाई बहन से बात नहीं होती, किसी से बात नहीं होती, तो वो कैसे मतलब सोच सकता है कि वो बाहर जाके मतलब दुनिया से बात करेगा। घर में वो किसी से बात नहीं कर पाता, दुनिया में कैसे बात करेगा वो। देखो माना किसी से थोड़े रिलेशन इतने अच्छे नहीं होते, जैसे पापा से हो गया, किसी की मम्मी से हो गया, किसी एक से हो सकता है ख़राब हो, लेकिन सबसे ख़राब होना मेरे सबसे गलत चीज़ है, और कमी तुम में ही होगी मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो अभी इस वीडियो को पॉज करो, ठीक है, एक्शनेबल स्टेप है, या अभी इस वीडियो को पॉज करो और जाओ अपनी मम्मी से पूछो कि मम्मी क्या कर रहे हो। अब फेज़ नंबर 2, अब तुम्हें किसी एक रैंडम स्ट्रेंजर को अप्रोच करना है, ठीक है। तो उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तुम कैसे भी अप्रोच कर सकते हो, बस तुम्हें बात शुरू करनी है कुछ, भले तुम हाय बोलो और भाग जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम एक स्टेप तुम्हें ऐसा लेना पड़ेगा। हल्का सा अनकंफर्टेबल होगा मुझे पता है, ऑकवर्ड ज़रूर होगा मुझे पता है, ठीक है। तुम सोच रहे हो कि नहीं भाई मैं पहले थोड़ा सीख लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, फिर मैं ना अप्रोच कर दूंगा। तुम कभी नहीं करने वाले ऐसे। देखो तुम कुछ भी सीख लो, कैसे भी सीख लो, चाहे तुम दुनिया में कोई ऐसा मंत्र क्यों नहीं सीख लो, तुम ऑकवर्ड करोगे, ठीक है। और ऑकवर्ड करना कह लो पार्ट है सीखने का। अगर तुम ऑकवर्ड करना नहीं चाहते तो तुम इम्प्रूव करना नहीं चाहते, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम डायरेक्ट क्या कहते हैं हाय हेलो करने लग जाओ, ठीक है। भले ही तुम बहाना मार के तुम बात को शुरू करो, कि मैं ऐसे ही करता था शुरू में, सुबह उठ गया मैं और पानी पिया, बाहर निकल लिया और बस लड़कियों से पूछूंगा, बाकी लोगों से पूछूंगा बस बात करने के लिए कि ये कहाँ पे है, वो कहाँ पे, बस सिंपल। उससे पहले मैं तुम्हें बोलूँगा तुम्हें कोई भी वीडियो, कोई भी किताब, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी ऐसा कंटेंट कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब फेज़ नंबर 3, अब जब तुम अप्रोच कर चुके हो, ठीक है, कुछ 1-2 तुमने अप्रोच करी है, तुम्हें हल्का फुल्का आइडिया हो चुका होगा कि कहाँ गलती हुई, क्या करना चाहिए था मुझे, अप्रोच मोस्ट प्रोबेबली इतनी सही नहीं रही होंगी, ठीक है। तो अब तुम देखो कि कैसे अप्रोच करते हैं, अप्रोच बेटर तरीका क्या है अप्रोच करने का, ठीक है, क्या बोलना चाहिए, बात कैसे करनी चाहिए, तुम अब तुम देखो, क्योंकि यही सही तरीका है। वरना बहुत से लोग ये गलती करते हैं हर काम में। जैसे जिम में तो मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था कि लोग पहले ही वर्कआउट वगैरह, स्प्लिट्स वगैरह देखने लग जाएंगे, उन्होंने जिम ज्वाइन किया नहीं है, वर्कआउट नहीं करते, वो फिर भी डाइट वगैरह देखने लग जाएंगे कि भाई मैं प्रोटीन कैसे लूँ, क्या कौन सी मतलब फूड आइटम खाने चाहिए मेरे को, ठीक है, विटामिन वगैरह कौन से लेने चाहिए। उन्होंने कुछ भी नहीं किया है फिर भी सब देखने लग जाएंगे। तो यहाँ भी लोग गलती ही करते हैं, ये बस ये देखते रहते हैं कि हाउ टू डू कोल्ड अप्रोचिंग, लेकिन वो किस चीज़ से बात नहीं करते, बस वो ये कंज्यूम करते रह जाते हैं। सही तरीका यही है कि पहले तुम वो काम करो और तो फिर देखो कि क्या क्या सही कर सकता था मैं, ठीक है, क्या क्या मैंने गलत किया, क्या मुझे अगली बार नहीं करना। और एक और एक्शनेबल स्टेप ये है कि मेरी एक प्रॉपर गाइड है, ठीक है, इसमें मैंने हल्का सा तुम्हें ऊपर से बताया, मेरी एक प्रॉपर गाइड है सोशल स्किल्स के ऊपर, तुम वो चेकआउट करो, ठीक है। अब बात करते हैं डेटिंग की। देखो इससे पहले कि तुम अगर जो भी चीज़ें मैंने बताई तुम वो चीज़ कर चुकी हो, ठीक है, तुम एक अच्छे खासे लेवल तक इम्प्रूव कर चुके हो अपने आप को, तो लड़कियां अट्रैक्ट करना अब तुम्हारे लिए हल्का सा ईजी बन जाएगा। बोलूँगा सिंपल एक जॉब की तरह है, एक जॉब पाने की तरह। जैसे तुम जॉब के लिए जाते हो तो कोई गारंटी नहीं होती कि तुम्हारा जिस कंपनी में तुम अप्लाई करने जा रहे हो उस कंपनी में होगा नहीं होगा, तुम बस धड़ा अप्लाई करते रहते हो, है ना, कि हाँ भाई कोई ना कोई एक ठीक ठाक कंपनी में हो जाए। तो ये डेटिंग का मैटर जो है ये भी काफ़ी सिमिलर है उससे। तुम जितनी हो सके उतनी लड़कियों से बात करो, ठीक है, उतने मैं बोलूँगा लोगों से बात करो। कहीं ऐसे सोशल इवेंट्स में जाओ जहाँ पे लड़कियाँ आती हो, ठीक है, ऐसे कोई भी तुम्हारी हॉबी हो तुम वो सीखो, ठीक है, उसकी क्लासेस लो, वहाँ पे लोग आते हैं उनसे वहाँ बातचीत करो। चैप्टर नंबर 7 प्रोडक्टिविटी, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। देखो मेरे हिसाब से ये काफ़ी सिमिलर चीज़ है, ये तीनों ही काफ़ी सिमिलर चीज़ है, एटलीस्ट इनके सोल्यूशंस काफ़ी सिमिलर हैं। जो चीज़ तुम्हारी कंसिस्टेंसी बढ़ाएगी वो तुम्हारा डिसिप्लिन बढ़ाएगी, वो तुम्हारा प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाएगी। और इन तीनों के लिए ही सबसे बेस्ट चीज़ है रूटीन। अगर तुम रूटीन फॉलो नहीं करते कोई भी तो तुम्हें बहुत दिक्कत होने वाली है डिसिप्लिन रहने में, प्रोडक्टिव रहने में और कंसिस्टेंट रहने में किसी भी काम में, ठीक है। पहले मैं भी ऐसे ही था, बस हवा में बोल दूंगा कि नहीं भाई अब से रोज़ पढ़ाई करेंगे, अब से रोज़ ये वाली हैबिट करेंगे, लेकिन कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं। और होता ये था कि मैं 1-2 दिन करूँगा कैसे न तैसे और फिर छोड़ दूंगा, और मेरा मैक्सिमम टाइम वेस्ट होता था ये सोचने में कि अरे नहीं भाई मुझे अब करना चाहिए, अब मैं करूँ कि ना करूँ, अरे यार एक काम करना थोड़ी देर बाद में कर लेता हूँ, पहले मैं ये चीज़ करता हूँ यार, पहले ना मैं पढ़ाई कर लेता हूँ फिर मैं वर्कआउट कर लूँगा, नहीं यार ओह नहीं,
बाद में वर्कआउट करने का टाइम नहीं मिलेगा, पहले मैं वर्कआउट करता हूँ फिर मैं पढ़ाई करूँगा। ये बकवासबाजी चलती रहती थी मेरी। ऐसे कह लो मेरी मेंटल एनर्जी ही ड्रेन हो जाएगी कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। सबसे बेस्ट होगा कि इन चीज़ों की जो तुम डेली करने वाले हो तुम उनकी प्लानिंग कर लो पहले से, कि तुम इस टाइम पे ये चीज़ करने वाले हो, कौन सी चीज़ पहले करने वाले हो, कौन सी चीज़ बाद में करने वाले हो, इसकी प्लानिंग तुम पहले ही कर लो। अब देखो तुम वो कर सकते हो कि तुम प्रॉपर एक टाइम टेबल बना लो, लेकिन मैं पर्सनली फॉलो नहीं करता हूँ। मैं जो फॉलो करता हूँ वो है हैबिट स्टैकिंग। बस तुम एक हैबिट्स का सीक्वेंस फॉलो करोगे इसमें। जैसे तुम उठे, देखो उठना तुम्हारी एक हैबिट होगी पहली, फिर उसके बाद तुम एक हैबिट प्लान करोगे कि मैं उठने के बाद ये करूँगा, मैं उठते ही ये करूँगा, फिर मैं उसके बाद ये हैबिट करूँगा। फिर तुम उठे हो, फिर तुम एक हैबिट करते हो, फिर तुम एक हैबिट करते हो, फिर तुम एक हैबिट करते हो, फिर तुम एक हैबिट। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं उठता हूँ, मैं उठते ही 10 पुशअप मारता हूँ, फिर मैं अपना बेड बनाता हूँ, फिर मैं पानी पीता हूँ, फिर मैं बैठता हूँ अपनी वीडियो के काम पे। बेसिकली ऐसे। और तुम कुछ चीज़ों में टाइम कंस्ट्रेंट रख सकते हो। ऐसे मेरे कुछ काम में टाइम कंस्ट्रेंट है कि मैं उठूँगा इतने बजे, सोऊंगा इतने बजे और मैं नहाऊंगा इतने बजे, वो फिक्स है मेरा। और एक हैबिट ट्रैकर बनाने से काफ़ी हेल्प होती है। ऐसे कह लो ये एक वो टास्क वाला चेकबॉक्स टाइप होता है, लेकिन बस तुम उसको डेली करते हो। एक रूटीन तुम्हारे दिन को एक डायरेक्शन देता है कि हाँ भाई अभी हमें जो उठने के बाद एनर्जी यूज़ करनी है वो यहाँ एनर्जी यूज़ करनी है, ऐसे ऐसे करनी है। तुम पर्पसलेस नहीं उठते, तुम्हें उठते पता होता है कि तुम्हें करना क्या है। और दूसरी चीज़ है स्टार्ट स्मॉल। काफ़ी लोग, मैं हर बार बताता हूँ, काफ़ी लोग गलती ये करते हैं ना कि रूटीन प्लान करने को मैं उनको बोलूँगा या उनको मैं हैबिट ट्रैकर बनाने को बोलूँगा तो क्या करेंगे, वो बहुत इतना तगड़ा बना दें रूटीन। थ्योरेटिकली वो करेक्ट चीज़ होती है ना। जैसे अगर कोई बंदा 8 घंटे सोता है और दिन में 24 घंटे हैं तो उसके पास कम से कम 16 घंटे बचे काम के लिए, है ना। तो वो लोग क्या करेंगे ना, पूरे 16 घंटे उस हिसाब से प्लान करते हैं कि भाई मैं तो पूरा 16 घंटा काम नहीं छोड़ूंगा अच्छे से। बल्कि वो लोग भूल जाते हैं कि लाइफ थोड़ी प्रैक्टिकल है, ठीक है। चीज़ें जैसे वो सोचते हैं बिल्कुल वैसे काम नहीं करती। तुम 16 घंटे तो क्या, तो मैं कह रहा हूँ 7 घंटे नहीं काम कर पाओगे दिन में। जितने तुम्हारे वेकिंग आवर्स होते हैं तुम उसके आधे से भी कम काम करते होगे, और कभी कर पाओगे, करोगे भी तो। अब वो ये करेंगे कि कोई तड़कता भड़कता, मतलब जैसे डेविड गोगिंस हो गया, उसका रूटीन उठाने की कोशिश करेंगे, उसके ऐसा लाइफस्टाइल बनाने की कोशिश करेंगे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि देखो तुम हो अभी, इसको बिल्कुल एक तुम वीडियो गेम की तरह समझो, ठीक है। तुमने अभी गेम खेलनी शुरू करी है, तुम हो अभी कह लो 0 लेवल पे, और तुम अपने आप को कंपेयर कर रहे हो और करने की ट्राई कर रहे हो वो चीज़ जो बंदा 2000 लेवल पे है वो कर रहा है, डेविड गोगिंस वाली चीज़। तुम अभी उठते ही कह लो 10 किलोमीटर रनिंग, है ना, कितना 2 घंटे का वर्कआउट सेशन नहीं कर सकते। वैसे रूटीन में डिसिप्लिन दिखा ही नहीं पाओगे तुम, वैसे रूटीन में कंसिस्टेंट हो ही नहीं पाओगे, तुम प्रोडक्टिव हो ही नहीं पाओगे ऐसे में। क्योंकि अभी तुमने गेम शुरू ही करी है और तुम ट्राई कर रहे हो सीधा कह लो फाइनल बॉस को मारने का। पहले तुम्हें गेम खेलनी है, थोड़ी सीखनी है, इधर उधर ऐसे नाचना है, ठीक है, थोड़े बटन वगैरह ट्राई करने की, इससे क्या होता है उससे क्या होता है। गेम खेलते वक्त हम ऐसे ही तो करते हैं ना कि देखते हैं कि यार इससे क्या होता है भाई, इससे क्या होता है, सब चेकआउट करते हैं। पहले अपने लेवल के हिसाब से हमको ओपोनेंट्स आते हैं ना, सबसे पहले हमको लेवल के हिसाब से ओपोनेंट्स आते हैं। तुमने टेकन 3 तो खेली होगी यार, टेकन 3 किसने नहीं खेली। तो शुरू में कैसे इजी बंदे आते हैं ना, वो कुछ मारते नहीं है, जितना हम मारते हैं वो मार खाते रहते हैं हमारी, तो बड़ी जल्दी मर जाते हैं बंदे। लेकिन धीरे धीरे वो जो ओपोनेंट होते हैं वो थोड़े तगड़े आने लगते हैं, ठीक है। वो मारते हैं, हमें KO मार देते हैं थोड़े टाइम बाद, थोड़े लेवल बाद। तो वैसे ही है रियल लाइफ भी, ठीक है। तुम्हें शुरू में ही कह लो उन बॉस को मारने की ज़रूरत नहीं है जो एकदम फाइनल लेवल पे आते हैं। शुरू में मारो, अपने लेवल के हिसाब से मारो बंदे, और क्या। मैं तुम्हें यही कहना चाह रहा हूँ कि शुरू में एकदम वीक रूटीन बनाओ अपने लिए, ठीक है। जो भी तुम अभी सोच रहे हो ना कि मैं इतना कर सकता हूँ, मैं उतना कर सकता हूँ, अभी तुम उतना नहीं कर सकते। हमारी पता है बहुत बड़ी गलती ये होती है कि हम अंडर एस्टिमेट नहीं करते अपने आप को, हम ओवर एस्टिमेट करने लग जाते हैं, ठीक है। लोग क्या करेंगे, लोग सोचेंगे हाँ भाई मैं करूँगा तो मैं तो सुबह 5 बजे उठूँगा, अब सीधा सुबह 5 बजे उठूँगा, फिर 70 किलोमीटर रन मारूंगा, फिर ऐसा वर्कआउट करूँगा, फिर ये करूँगा वो करूँगा, फिर पढ़ाई करूँगा 4 घंटे, फिर क्या कहते हैं वापस फिर से वर्कआउट करूँगा, फिर वापस रनिंग करूँगा, फिर सो जाऊँगा टाइम पे एकदम। और फिर ऐसे लोगों से 1-2 दिन होगा, फिर छोड़ देंगे वो लोग, और फिर सोचेंगे अगर नहीं यार संदीप भाई ये इंप्रूव होना तो बहुत ही मुश्किल है, मेरे बस का नहीं है यार, ये यार मेरे से होता ही नहीं है यार। अगर तुम ऐसे करोगे तो कुछ होगा ही नहीं। एक छोटा मोटा रूटीन बनाओ, ठीक है, उसमें तुम कंसिस्टेंसी दिखाओ, उसमें तुम डिसिप्लिन दिखाओ, उसमें तुम कल प्रोडक्टिव हो, और फिर धीरे धीरे लेवल अप करो। जो चीज़ तुम पहले करते थे थोड़ी उसे ज़्यादा करने की ट्राई करो। अब बात करते हैं डिसिप्लिन के बारे में। डिसिप्लिन लाने के अपनी लाइफ में सबसे पहले तुम्हें अपने चड्डी बनियान धोने हैं हर रोज़, ठीक है। काफ़ी लोगों को लग रहा होगा संदीप भाई ये क्या कह रहे हो, 2 भी हैं क्या, हमें ये है क्या, इससे क्या होगा, है इससे क्या होगा संदीप भाई। देखो डिसिप्लिन जो है, जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया, ये सब चीज़ें स्किल्स की तरह हैं। तुम छोटे लेवल शुरू करोगे तो ही तुम बड़े लेवल पे जा सकते हो।
लोग यही गलती करते हैं, सबने बात करें ना अभी कि लोग यही करते हैं सीधा ना, वो लोग डेविड गोगिन से 14 बनने की कोशिश करेंगे कि हाँ मैं तो यार डिसिप्लिन दिखाऊंगा, मैं तो और सीधा 5 बजे उठूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। नहीं होगा। छोटे काम शुरू करो और धीरे धीरे डेवलप करो, ठीक है। और छोटा काम मतलब ये चड्डी बनियान धोना, इससे क्या होगा, इससे तुम्हें एक स्टार्ट मिलेगी। वो कहते हैं ना गेट द बॉल रोलिंग फर्स्ट, वो जो स्नोबॉल इफेक्ट होता है कि तुमने छोटा सा मतलब ऐसे बॉल फेंका और धीरे 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 बड़ा होता गया, वो चीज़ है। पहले तुम अपने आप को एक छोटा ऐसा टास्क दो कि चड्डी बनियान धोना, है ना। कोई कहता है बेड बनाना, मैं पता अभी कह रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ तुम्हें ये कि तुम भले ही बोल रहे हो कि अरे ये तो बहुत छोटा टास्क है, इससे क्या होगा, तुम्हारा ईगो बीच में आएगा इसमें। तो मैं लिख के दे रहा हूँ कि तुम सोच रहे हो ना कि अरे यार बहुत छोटा टास्क है, इससे क्या होने वाला है, इससे क्या होगा, तुमसे ये भी नहीं होने वाला। मैं लिख के दे रहा हूँ कि भले ही तुम अभी कितना छोटा टास्क बोल रहे हो उसको, ये बेड बनाना है ना, चड्डी बनियान धोना अपने, तुमसे 30 के 30 दिन ये भी नहीं होने वाला। हमारी बात तो क्या ही करूँ, मेरा खुद मन नहीं करता, मैं 3-4 साल से लगातार ये चीज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और मेरा अभी भी हर रोज़ ऐसा मन करता है कि नहीं यार आज छोड़ देते हैं, आज नहीं करते यार, ऐसा मन होता है। लेकिन मैं ज़बरदस्ती फिर भी करता हूँ वो चीज़। और डिसिप्लिन यही है कि तुम्हें ज़बरदस्ती, तुम्हारा मन कैसा भी कर रहा हो, तुम्हें अपने वो काम करना है। अगर तुम अभी इतनी छोटी चीज़ में डिसिप्लिन नहीं दिखा पा रहे तो तुम क्या सोच सकते हो कि तुम हर दिन 6 घंटे पढ़ पाओगे? समझ रहे हो? तुम क्या सोच सकते हो कि हर दिन तुम क्या बोलते हैं भाग पाओगे, रनिंग कर पाओगे, हर दिन तुम वर्कआउट कर पाओगे? तो भी एक छोटी चीज़ में मैं लिख के दे रहा हूँ कि लोग अभी रोज़ नहाते भी नहीं होंगे, लोगों में भी इतनी डिसिप्लिन की कमी है। सबसे पहले तुम्हें इन छोटे काम में डिसिप्लिन दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ये था लेवल 0, अब तुम लेवल 1 पे जाओगे। लेवल 1 पे क्या होगा, लेवल 1 पे मान लो जो मैंने बोला था तुम्हें वीक रूटीन बनाने को, तुम्हें उसमें डिसिप्लिन दिखाना है। वीक रूटीन से मेरा मतलब क्या है, जैसे मान लो तुम सोचते हो कि मैं पढ़ाई करूँगा डेली, मैं वर्कआउट करूँगा, मैं मेडिटेशन करूँगा, तुम वो सब ऐड करो अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में, लेकिन बहुत ही वीक वर्जन उनका। जैसे मान लो मेडिटेशन तुम करना चाहते हो तो बस तुम कह लो दिन का 1 मिनट मेडिटेशन करोगे, तुम दिन का बस 20 मिनट पढ़ाई करोगे, तुम बस दिन के 10 पुशअप मारोगे। पहले तुम्हें इन कामों में डिसिप्लिन दिखाना पड़ेगा ऐसे, और फिर तुम्हें बस अपने रूटीन को धीरे धीरे डेवलप करना है। दूसरा है प्रोडक्टिविटी। अब देखो ये भी थोड़ा सिमिलर होने वाला है काफ़ी, जो हमने पहले बात करी उससे ही, कि तुम्हें शुरू में बस छोटा प्रोड्यूस करना है कि बस 20 मिनट पढ़ाई, ठीक है, 1 मिनट मेडिटेशन, बस छोटे मोटे प्रोडक्टिव काम करने हैं और अपने रूटीन को धीरे धीरे डेवलप करना है, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाएगी। जब तुम्हारे काम के जो लेवल है वो बढ़ेंगे, प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाएगी। तुम पहले 20 मिनट पढ़ाई करते थे, अब तुमने मान लो 40 मिनट कर दिया, तो रूटीन डेवलप करने से तुम्हारी प्रोडक्टिविटी का लेवल भी बढ़ जाएगा। इसमें भी सेम चीज़ है कि तुम शुरू में एक हाई लेवल पर शुरू नहीं कर सकते। तुम कहोगे अपने आप को कि हाँ मैं 6 घंटे पढ़ता हूँ, दिन का 6 घंटे पढ़ता हूँ, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तुमने ट्राई किया होगा है ना बहुत कि मैं दिन का 6 घंटे पढ़ूंगा, 4 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन नहीं कर पाओगे, 1 दिन 2 दिन फिर छोड़ दिया। तो दिक्कत यही है कि तुम बहुत हाई लेवल पर शुरू कर रहे हो। जैसे तुम्हें मैं यूट्यूब का एग्जांपल दूं तो सबसे पहले जब मैंने शुरू किया था यूट्यूब जनवरी में, 2025 की जनवरी में, तब मैं हर दिन की एक वीडियो नहीं डालता था। ये लॉन्ग गाइड आने से पहले, जब मैंने इस पर काम करना शुरू किया था, उससे पहले तुमने देखा होगा मैं रेगुलरली हर दिन एक वीडियो डालता था। लेकिन मैं शुरू से वो सब नहीं करता था। मैंने शुरू किया था 3 दिन में एक वीडियो से, ठीक है। मेरे दिमाग में था कि अरे नहीं भाई, क्या पता ये लोग ऐसे कर रहे हैं, बाकी लोग ऐसे कर रहे हैं, हर दिन एक वीडियो डाल रहे हैं, मैं भी डालता हूँ। लेकिन मुझे ये बात पता थी कि अभी मैं वो नहीं कर पाऊंगा। मैंने उस टाइम हल्का सा लॉन्ग टर्म के लिए सोचा कि मैं लंबे समय तक क्या कर सकता हूँ। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं अगर हर दिन की एक वीडियो डालूंगा तो मेरे से नहीं हो पाएगा, मुझे दिख रहा था वो उस टाइम नहीं हो पाएगा। तो फिर मैंने सोचा उस टाइम कि मैं 3 दिन एक वीडियो को दूंगा, 1 दिन स्क्रिप्टिंग, 1 दिन रिकॉर्डिंग, 1 दिन एडिटिंग और पोस्ट कर देना फिर। तो उस टाइम मैंने पूरे 2025 में ऐसे ही किया। और तुम पता ये देखोगे कि मैं फिर भी 3 दिन की एक वीडियो नहीं डाल पाया हूँ। 3 दिन की एक वीडियो के हिसाब से कह लो महीने में 10 वीडियोज़ है ना, लेकिन पूरे साल में मैंने महीने के 10 वीडियोज़ कभी कंप्लीट नहीं करी। तो तुम देख सकते हो कि हमें भले लगता हो कि हाँ भाई हम तो लॉन्ग टर्म कर सकते हैं, लेकिन वो भी हम उसमें भी काफ़ी गलत होते हैं। फिर 2026 में फरवरी के आसपास या जनवरी के आसपास मैंने कह लो डेली अपलोड करना शुरू किया। तुम देख रहे हो 1 साल बाद मैंने लेवल अप किया है। अगर मैं यही चीज़ डेली अपलोड मैं शुरू में करने की ट्राई करता तो पक्का मेरे से होता ही नहीं और मैं छोड़ देता, यूट्यूब भी मैं छोड़ देता। तीसरा है कंसिस्टेंसी। इसमें भी सेम ही है, तुम्हें पहले कंसिस्टेंसी दिखानी है एक छोटी चीज़ पे, ठीक है, छोटे लेवल पे, फिर वही अपनी जो चीज़ है उसका तुम्हें लेवल बढ़ा देना है। अब तुमने रूटीन बना लिया है, ठीक है, तुम कंसिस्टेंट हो काफ़ी टाइम के लिए, डिसिप्लिन हो तुम काफ़ी टाइम के लिए, तुम बहुत ही प्रोडक्टिव हो काफ़ी टाइम के लिए, लेकिन फिर कुछ टाइम पता ऐसे आएंगे, कुछ दिन ऐसे आएंगे, कुछ हफ्ते ऐसे आएंगे जब तुम लिटरली कुछ भी नहीं कर रहे होगे। ऐसा हो सकता है भले पहले सारी हैबिट्स कर रहे थे, तुम सारी चीज़ें कर रहे थे पहले, लेकिन अब कुछ टाइम ऐसे आ गए हैं कि तुमसे कुछ हो ही नहीं रहा। तुम बस
ऐसे कह लो वो फालतू की चीज़ें करे जा रहे हो, वो डिजेनरेट हैबिट करे जा रहे हो तुम, ऐसा हो सकता है। देखो एक अच्छा डिसिप्लिन, अच्छी कंसिस्टेंसी, ठीक है, तुम कितने प्रोडक्टिव हो वो इससे डिसाइड नहीं होगा कि तुम 30 के 30 दिन वो चीज़ कर रहे हो, ठीक है, तुम 365 के 365 दिन तुम एक दिन में छोड़ नहीं रहे, तुम हर दिन वो कर रहे हो, ये उससे डिसाइड नहीं होता। देखो कुछ दिन ऐसे आते हैं, काफ़ी लोगों को पता है ये दिक्कत होती है कि नहीं यार संदीप भाई मैं कंसिस्टेंट नहीं हो पाता, मैं 3 दिन करता हूँ मैं छोड़ देता हूँ। देखो ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा होगा, तुम्हें बस कभी क्विट नहीं करना है, तुम्हें वापस से आना है। मेन कंसिस्टेंसी यही है कि तुम्हारी फ्रीक्वेंसी कितनी ज़्यादा है, तुम कितनी बार शो अप कर रहे हो, ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम लगातार कर रहे हो कि नहीं कर रहे, वो तो स्ट्रीक होगी, हमें स्ट्रीक के पीछे नहीं भागना है, तुम्हें बस हर दिन शो अप करना है। बस देखो रट से बाहर निकलने के लिए तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें बस जो भी चीज़ तुम कर रहे थे तुम्हें उसका लेवल बहुत कम कर देना है, समझ रहे हो। जैसे मान लो तुम कर रहे थे पहले तुम 20 मिनट या 15 मिनट मेडिटेशन करते थे, तो तुम्हें बस अब वापस से 1 मिनट करना है, ठीक है, तुम एक बार वापस से तुम ट्रैक पे आ जाओगे तो तुम आराम से उन चीज़ों को लेवल अप कर दोगे। अब तुम सोच रहे हो कि संदीप भाई अगर हमें वापस से लेवल 0 पे शुरू करना हो तो फिर क्या फ़ायदा हो गया इतना मतलब टाइम देने का इन चीज़ों को। देखो तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हें लेवल 0 शुरू करना है वापस से, लेकिन वो बहुत जल्दी हो जाएगा। ऐसे कह लो, जैसे एग्जाम्पल मैं तुम्हें देता हूँ सिंपल सा, जब कोई एक नूबड़ा गाड़ी सीख रहा होता है तो वो पहले गियर पे गाड़ी डालेगा और उसकी गाड़ी ऐसे करके रुक जाएगी, है ना, जो हर किसी के साथ होता है अभी कि वो 3 दिन शुरू करते हैं फिर चौथे दिन छोड़ देते हैं कि उन्होंने गाड़ी एक गियर पे डाली और वो एक्सीलेटर और क्लच का तालमेल मिला नहीं पाए और फिर उनकी गाड़ी ऐसे करके रुक गई, ठीक है। लेकिन वहीं कोई एक एक्सपर्ट हो, ठीक है, मान लो तुम्हारे पापा हैं जो बहुत टाइम से गाड़ी चला रहे हैं, उनके लिए 1 गियर से चौथे गियर पे जाना, 5वें गियर पे जाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। ऐसे फटाफट कैसे चेंज कर दे तुम्हारे पापा, है ना। तो वैसे ही होगा तुम्हारे साथ कि मान लो तुम रट में फंस चुके हो, ठीक है, तुम कुछ टाइम से कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे थे, तुम कुछ टाइम से बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं दिखा रहे, कंसिस्टेंट नहीं हो तुम बिल्कुल भी, तो तुम एक कम लेवल से शुरू करते हो और फिर तुम उसको यूं ऐसे लेवल अप कर दोगे और ऐसे कह लो अब तुम पिछली बार से भी ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगोगे उससे भी कम टाइम में। ऐसा होगा, तुम अपने पुराने वाले लेवल को भी सरपास कर चुके होगे, वो भी उससे आधे से कम समय में। अब तुम और उसको इम्प्रूव करोगे और इम्प्रूव करोगे और इम्प्रूव करोगे, ऐसा होगा, समझ रहे हो। जब भी तुम्हें लगेगा तुम रट में फंस चुके हो, ठीक है, तुम काफ़ी टाइम से डिसिप्लिन नहीं हो, प्रोडक्टिव नहीं हो, तुम्हें कह लो मन ही नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे दिमाग में होता है कि हमें ना करना उतना ही है, तो बस एक बार उस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दो, ठीक है, ईगो को हटाओ साइड करो और बस शुरू कर दो थोड़ा सा काम, भले थोड़ा सा क्यों ना शुरू कर दो। और कंसिस्टेंट रहने का एक और कह लो ये है कि कभी ऐसे दिन आएंगे ना कि तुम्हारी लाइफ बीच में आ जाए, कोई इवेंट बीच में आ जाए, ठीक है, तब तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें बस ऐसे कह लो बस थोड़ा सा करना है लेकिन स्किप नहीं करना, बस तुम्हारी वो जो हैबिट करने वाली हैबिट है वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए। चैप्टर 8 कैरियर गोल्स एंड पर्पस। सबसे पहले बात करते हैं कैरियर की। देखो कैरियर में अभी मुझे पता है मोस्ट प्रोबेबली काफ़ी लोग थोड़े क्लूलेस होंगे, मैं भी था अपने टाइम पे, कोई दिक्कत इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। नहीं पता होगा करना क्या है, स्ट्रीम कौन चूज़ करनी है, ठीक है, कॉलेज कौन सा लेना है, कॉलेज सेकेंडरी एजुकेशन में करना क्या है हमको, तो मैं समझ सकता हूँ कि अभी काफ़ी लोगों को दिक्कत हो गई है। तो देखो इसमें मैं तुम्हें ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन बस अगर तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें करना क्या है तो तुम सबसे सेफेस्ट ऑप्शन चूज़ करो जहाँ पे तुम्हारे पास बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने का मौका हो। जैसे एग्जांपल के लिए अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें स्ट्रीम कौन सी चूज़ करनी है और तुम्हें आगे करना क्या है लाइफ में, तो स्ट्रीम ऐसी चूज़ करना कि तुम्हारे कह लो एक्सप्लोर करने के ऑप्शंस रिस्ट्रिक्ट ना हो। जैसे आर्ट्स वगैरह कॉमर्स वगैरह में काफ़ी चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड हैं। अगर तुम आर्ट्स वाले हो, कॉमर्स वाले हो, तो तुम एयरफोर्स ऑफिसर नहीं बन सकते, तुम नेवल ऑफिसर नहीं बन सकते, तो ऐसे काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर तुम क्लूलेस हो तो मैं बोलूँगा तुम साइंस लो, लेकिन ये ध्यान रखना साइंस की पढ़ाई हार्ड होती है, इवन मेरे लिए बहुत हार्ड थी, मैं फेल हो गया था साइंस में। तो अपनी स्ट्रीम तुम कॉलेज में क्या करोगे वो उसको मैं बोलूँगा एक हल्के से बैकअप ऑप्शन के लिए रखो कि अगर कुछ काम नहीं किया तो तुम्हारे पास ये डिग्री है, तुम्हारे पास इसकी पढ़ाई है, तो तुम कहीं ना कहीं जॉब खोज सकते हो। और जब तुम कॉलेज में हो, स्कूल में हो, तब तुम्हारा परफेक्ट टाइम है चीज़ एक्सप्लोर करने का। जिस भी चीज़ में तुम्हें पैसा दिख रहा है तुम उस चीज़ को सीखो। कोई स्किल्स हो गई, कोई मान लो तुम्हारा बिजनेस आइडिया आ रहा है, ठीक है, जो तुम कर सकते हो अभी, ऑब्वियसली बात है, तुम्हारे पैसे हैं उस चीज़ के, तो उससे ट्राई करो। तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि अरे नहीं मैं कोडिंग करके पैसे कमा सकता हूँ, तो कोडिंग सीखो। अभी चीज़ें सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, यूट्यूब पे सब चीज़ें हैं तुम्हारे दिमाग में, वो भी फ्री में, ठीक है। तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा है कि मैं ब्लॉकचेन सीख के पैसे कमा सकता हूँ, ब्लॉकचेन के बारे में सीख सकता हूँ, अलग अलग चीज़ें होती हैं उसमें, है ना। तो वो सीखो, पैसे कमाओ, ट्राई करो। जो भी चीज़ तुम कर रहे हो उससे कुछ टाइम के लिए, कम से कम एटलीस्ट 3 या 4 महीने के लिए एकदम अच्छे से ट्राई करना है, और बाद में तुम्हें फिर वही चीज़ बताएगी कि इस चीज़ में तुम्हारा कुछ हो सकता है कि नहीं,
जिस हिसाब से वो चीज़ जा रही होगी, जिस हिसाब से तुम्हें रिजल्ट्स मिल रहे होंगे, तुम्हें उससे पता लग जाएगा कि ये चीज़ तुम्हारे लिए है कि नहीं, तुम्हें मज़ा आ रहा है कि नहीं इसको करने में। और अगर बारी आती है किसी भी चीज़ में ऑल इन जाने की, तो तुम्हें पता है बस ये देखना है कि जो उसकी प्रोसेस है, जो भी तुम चीज़ कर रहे हो, जैसे मान लो तुम कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो एग्जाम्पल के लिए, तो तुम्हें रिजल्ट्स नहीं देखने, ठीक है। काफ़ी लोग पता है गलती ये करते हैं कि अरे नहीं भाई, अगर मैं कंटेंट क्रिएटर बन गया ना तो मैं ये कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, मैं अगर इन्फ्लुएंसर बन गया तो मैं ऐसे कर दूंगा, वो कर दूंगा। लोग बहुत बड़ी गलती यहाँ करते हैं, और फिर जब आती है प्रोसेस करने की बारी, तब उनसे वो होती नहीं है। बोलते अरे नहीं यार ये तो बहुत हार्ड है। लोग सोचते हैं कि अरे भाई मैं, जब वो यूपीएससी क्रैक करने के बारे में सोचते हैं, यूपीएससी का एग्ज़ाम देने के बारे में, ठीक है, सोचते हैं कि अरे नहीं यार मैं ना, जब मैं ऑफिसर बन जाऊंगा तो देख क्या क्या चौड़ रहेगी मेरे पास लाल बत्ती वाली गाड़ी होगी, ऐसा होगा वो होगा, मेरे पास इतनी पावर रहेगी, मैं घूस खा लूँगा। तो तुम्हें रिजल्ट्स नहीं सोचने, ठीक है, तुम्हें उसकी प्रोसेस देखनी है। क्या तुम उसकी प्रोसेस कर सकते हो? क्या जो चैलेंजेस आएंगे तुम उसके लिए रेडी हो? मैं ये नहीं कह रहा कि तुम उसको, जो उनके चैलेंजेस हैं उनको तुम अच्छी तरह ओवरकम कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, बस तुम उसके लिए रेडी हो। तुम्हें एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि ऐसे ऐसे होने वाला है मेरे साथ। जैसे मान लो अगर तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो ऐसा जरूर होगा तुम्हारे साथ कि तुम्हें पढ़ने का मन नहीं करेगा काफ़ी टाइम, तो तुम उसे डील कैसे करोगे? तुम्हें वो सब आना चाहिए। तुम लगातार पढ़ सकते हो कि नहीं पढ़ सकते, लगातार 1 साल के लिए कम से कम, ठीक है। और ऐसा होगा कि तुम पहले ट्राई में हो सकता है तुम्हारा ना निकले, तुम्हें मल्टीपल ट्राइज देने पड़ेंगे, ऐसा हो सकता है। तो क्या तुम उस मेहनत के लिए रेडी हो? ठीक है, कंटेंट क्रिएशन की मैं बात करूँ, जैसे बहुत से लोगों को भी शौक चढ़ा हुआ है इन्फ्लुएंसर बनने का, यूट्यूबर बनने का, या कोई भी कंटेंट बनाने का, ठीक है। तो क्या तुम बिना 1 रुपया लिए कम से कम 3 साल तक काम कर सकते हो वीडियोस पे, बिना कोई मतलब व्यूज़ आए? तुम क्या कम से कम 1 साल के लिए लगातार अपलोड कर सकते हो कंसिस्टेंटली, कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो? किसी भी चीज़ में ऑल इन जाने से पहले तुम ये देखो, क्या मैं इसकी प्रोसेस कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। सिंपल सी चीज़ है बस। अब दूसरी चीज़ है गोल्स। चाहे तुम्हारा बड़े से बड़ा सपना क्यों ना हो, बड़े से बड़ा सपना, ठीक है, अगर तुम उसको प्रॉपर प्लान करते हो एक गोल की तरह, तो वो अचीव किया जा सकता है। प्लान कैसे करना है? प्लान करना बहुत सिंपल है, ठीक है। जो भी तुम्हारा गोल है, बस तुम उसको ना डेली एक हैबिट में ब्रेक डाउन करके ले आओ कि मैं डेली ये करूँगा ये अचीव करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए, जैसे बॉडी बिल्डर लोग करते हैं, वो अपने स्प्लिट बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो बस अपने जो उनका वो गोल है बॉडी बनाने का, गोल बढ़िया बॉडी बनाने का, तो वो उसको बस कह लो डेली हैबिट में ले आते हैं कि मैं हर दिन ये करूँगा ऐसी बॉडी अचीव करने के लिए, मैं हर दिन पता ये खाऊंगा ऐसी बॉडी पाने के लिए। तुम्हारा कोई भी गोल हो, लिटरली कोई भी गोल हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए मानो तुम्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो तुम उसको डेली हैबिट में कैसे ब्रेक डाउन करोगे? सबसे पहले तुम्हें देखना है कि तुम्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए तुम्हें क्या क्या आना चाहिए। सबसे पहले तुम्हें लैंग्वेज आनी चाहिए, तुम्हारे कुछ प्रोजेक्ट होने चाहिए, ठीक है, फिर तुम्हें थोड़ा हल्का सा वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर जाकर तुम्हें कोई जॉब मिलेगी। अब तुम सबसे पहली चीज़ पे फोकस करो, लैंग्वेज आने पे। अब तुम बाकी चीज़ों को एकदम साइड कर दो, ब्लर कर दो एकदम, ठीक है, बस अपना पूरा फोकस इस पर डालो कि तुम लैंग्वेज तुम्हें कैसे आएगी। ऑब्वियसली बात है, जो भी तुम्हारी लैंग्वेज है, सी, जावा, पाइथन, जो भी है, उसके तुम्हें कोर्स देखने पड़ेंगे, है ना, यूट्यूब पे, चाहे तुम किसी का पेड कोर्स लो, वो पता लगे। और अब तुम फिर इसको डेली हैबिट में कैसे ब्रेक डाउन करोगे? तुम उसको एक हैबिट बना दो अपनी कि मैं दिन के इतने लेक्चर देखूंगा, है ना। जैसे हम करते हैं कि मैं दिन में इतने घंटे वर्कआउट करूंगा, हर दिन इतने घंटे, वैसे ही मैं दिन की इतनी वीडियोस देखूंगा। ये अपना गोल बना लो, ठीक है। जब तक ये तुम्हारा गोल होता रहेगा, तुम बाकी और पे ध्यान दोगे। फिर जैसे तुम्हारा ये गोल पूरा होता है, फिर तुम अगले गोल पे आओ कि प्रोजेक्ट्स बनाना। यहाँ पे भी अपना डेली टारगेट दो कि तुम दिन के इतने प्रोजेक्ट्स बनाओगे, ठीक है, दिन के इतने, फिर हफ्ते के इतने, जितने भी तुम बना सकते हो, ठीक है। जब तुम्हें लगे कि तुमने अब ठीक ठाक प्रोजेक्ट्स बना लिए हैं, अब तुम अगले गोल पे आओ कि अब तुम्हें वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस तुम्हें कैसे मिलेगा? तुम इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करो, धड़ अप्लाई करो, ठीक है। दिन का मतलब टारगेट बना लो कि मैं दिन के इतने अप्लाई मारूंगा। इसको भी एक हैबिट बना लो कि मैं दिन के इतने अप्लाई करूंगा। जॉब में भी सेम ही चीज़ है, जैसे तुमने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया, वैसे तो तुम जॉब के लिए अप्लाई करोगे कि तुम डेली अपना टारगेट बनाओगे कि मैं डेली इतनी जगह अप्लाई करूंगा, मैं डेली इतना एप्लीकेशन भेजूंगा हर किसी को। अब देखो, तो मैं बोलूँगा इसको बस एक एग्जाम्पल की तरह ट्रीट करो, ठीक है, कि तुम्हें गोल कैसे सेट करने हैं और उसको अचीव कैसे करना है। लेकिन रियल लाइफ में हो सकता है जॉब पाने के लिए कुछ और चीज़ें और भी हों, शायद से मैंने कुछ फालतू बता दी हों तुम्हें चीज़ें, ऐसा हो सकता है। लेकिन तरीका यही है, ब्लूप्रिंट यही है, ठीक है। तुम लिटरली ऐसे कोई से भी गोल को अचीव कर सकते हो, ठीक है। चाहे वो गर्लफ्रेंड बनाना क्यों ना हो, चाहे वो अपनी कोई स्किल इंप्रूव करना क्यों ना हो, चाहे वो कोई बिजनेस करना क्यों ना हो, जॉब पाना क्यों ना हो, पैसे कमाना क्यों ना हो, कुछ भी हो तुम्हारा गोल। अब तीसरा है पर्पस। तूने बचपन में सुना होगा कि पर्पस फाइंड करो, ये करो, वो करो, है ना। पर्पस के बारे में तूने बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनी होंगी कि देखो, तुम्हें अपना पर्पस एक छोटे से माइंडसेट चेंज के बाद पता लगेगा। तुम्हें अब सोचना है कि तुम लोगों की मदद कैसे कर सकते हो। तुम कोई
प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर सकते हो, कुछ प्रोवाइड कैसे कर सकते हो बाकी दुनिया को। तो देखो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है कि तुम अपने पर्पज़ को मोनेटाइज करना चाहते हो, ठीक है, इसमें कोई बेकार बात नहीं है। काफ़ी लोगों ने बताया हवा बना रखी कि ऐसा होता है कि अरे भाई अगर तुम्हारा पर्पज़ फॉलो कर रहे हो, अगर तुम्हारा पर्पज़ है तो तुम उसके पैसे कैसे चार्ज कर सकते हो, जो एकदम बकवास चीज़ है। अगर तुम्हारा कोई पर्पज़ है तो तुम उसके बदले पैसे चार्ज कर सकते हो, इसमें कोई बेकार बात नहीं है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अलग पांडे जो हैं, उनका एक पर्पज़ था, उनका एक विजन था कि एजुकेशन फॉर ऑल, है ना। तो उन्होंने कैसे बड़े तरह से उसको मोनेटाइज भी कर दिया है, वो अपना पर्पज़ भी पूरा कर रहे हैं और उनको वो पर्पज़ कमा के भी दे रहा है। अब उनका एक पूरा यूनिकॉर्न है भाई। देखो तुम अपने पर्पज़ को मोनेटाइज ज़रूर कर सकते हो, लेकिन तुम्हें अपने दिमाग में अभी वो चीज़ लेके नहीं चलनी है। तुम्हारी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए लोगों की हेल्प करना, कुछ प्रोवाइड करना, ठीक है। अगर तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ है ना कि मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ, मैं कैसे कुछ चीज़ सॉल्व कर सकता हूँ, कोई दिक्कत सॉल्व कर सकता हूँ, तो तुम्हें थोड़ी थोड़ी चीज़ें दिखने लग जाएंगी और तुम्हें अपनी पहली प्रायोरिटी हेल्प करना ही रखना है, ठीक है। मनी तुम्हारे दिमाग में मतलब कहीं ना कहीं रहेगा कि पैसा कमाना है, वो कहीं ना कहीं रहेगा, लेकिन तुम्हारी पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हेल्प करना है, ठीक है। और कह लो पैसा तो उसका बाय प्रोडक्ट है। द मिलियनेयर फास्ट लेन के ऑथर ने MJ DiMarco ने एक बहुत तगड़ी बात कही अपनी किताब में कि जितनी तुम लाइफ टच करोगे उतने तुम अमीर बनोगे। मान लो अगर तुम कोई ऐसा प्रोडक्ट है तुम्हारा जो मिलियंस ऑफ लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है तो तुम मिलियंस में कमाने वाले हो। सिंपल सी ये चीज़ है। मेरा पर्पज़ भी ये है कि मैं यंग मैन की लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट डालना चाहता हूँ कुछ। मुझे ये पता है कि जितने मैं यंग मैन की लाइफ में इम्पैक्ट डाल पाऊंगा उतने मैं पैसे कमा पाऊंगा, ठीक है। मुझे पता है ये चीज़ मेरे दिमाग में है, लेकिन मेरा पहला गोल वो नहीं है। मेरा पहला गोल है हेल्प करना ही। पैसे तो अपने आप को आज नहीं तो कल आ ही जाएंगे, मुझे पता है, भरोसा है मुझे ये पूरा। अब चीज़ों को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, हमने इतनी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया है, लेकिन तुम सारी चीज़ें एक साथ नहीं कर सकते, है ना, और वो करना भी नहीं चाहिए। अगर तुम 10 तरह की चीज़ें एक साथ सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो एक भी चीज़ सॉल्व नहीं होगी। तो सही तरीका क्या है? देखो सही तरीका बेसिकली ये है कि तुम्हें एक रूटीन फॉलो करना है, ठीक है, स्टिमुलेशन से दूर रहना है, और एक तुम्हें एक प्रॉब्लम पकड़नी है अपनी। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ तुम समझाता हूँ मैं। जब मैं ये सब शुरू कर रहा था तो मैंने एक बहुत ही वीक रूटीन बनाया, ठीक है। मैं उठता था और फिर उठते ही मैं बस पानी पीऊँगा और चले जाऊँगा बाहर, क्योंकि ताकि मैं फ़ोन ना चलाऊँ, ठीक है। बाहर ऐसे घूमूंगा फिर घर आऊँगा। मतलब बेसिकली मैं पूरे दिन में बस 2 प्रोडक्टिव हैबिट करता था, मेडिटेशन और वर्कआउट। उस टाइम मेरा पूरा फोकस बस स्टिमुलेशन से दूर रहने में रहता था कि मैं बस फ़ोन ना चलाऊँ, मेरा स्क्रीन टाइम जो है वो बहुत ही कम रहे, ठीक है। मैं कैसे न तैसे अपने आप को इधर उधर लगा दूंगा किसी काम में, बस कैसे न तैसे टाइम पास कर लूँगा बस बिना फ़ोन के। और उस टाइम मेरी एक दिक्कत थी, इसमें मैं काम कर रहा था, वो था मेरा पॉर्न एडिक्शन, ठीक है। बेसिकली बस पूरा टाइम क्या कहते हैं फ़ोन वगैरह से दूर रहना, ठीक है। बस दिन में 2 प्रोडक्टिव हैबिट करना, मेडिटेशन, वर्कआउट, और बस एक दिक्कत इसमें मैं काम कर रहा था जिसके बारे में मैं देखता था कि मैं इसको और अच्छे से डील कैसे कर सकता हूँ, सॉल्व कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब अलग अलग चीज़ें देखना, उसके बारे में सीखना, उसके बारे में दिमाग के बारे में सीखना, समझ गए। बेसिकली ऐसे कह लो कि तुम्हारी लाइफ में थोड़े सीजन्स रहेंगे। देखो रूटीन से हमारा गोल क्या है? हमारा गोल रूटीन से ये है कि जो हमारे ऐसे कह लो लॉन्ग टर्म वाले टास्क हैं, ठीक है, जिनको पूरा होने में थोड़ा टाइम लगेगा, जिसमें तुम्हें डेली शो अप करना पड़ेगा, वो ऑटोमेट हो जाए, समझ रहे हो। ऐसे बॉडी बिल्डिंग जो है वो तुम 1 महीने में नहीं अचीव कर सकते, है ना। एक बढ़िया बॉडी तुम्हें रोज शो अप करना पड़ेगा 2-3 साल तक, तभी जाके एक बढ़िया बॉडी बनेगी। तो उसको बस हमने ऑटोमेट कर दिया है कि साइड बाय साइड ये चलती रहे, ठीक है। और बस तुम्हें अब अपनी करंट एक प्रॉब्लम पकड़नी है, उस पर फोकस करना है। जो रूटीन तुम्हारा है वो साइड बाय साइड चलता रहेगा, और बस तुम एक दिक्कत पे काम करोगे, उसके बारे में सर्च करोगे, उसके बारे में सीखोगे, ठीक है, चीज़ें इंप्लीमेंट करोगे, उसको फिक्स करने का ट्राई करोगे। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो तुम लुक्स इंप्रूव करना चाहते हो, तो जो भी तुम्हारा डेली रूटीन है उसको साइड बाय साइड चलने दो, ठीक है। और ऊपर से बस कह लो तुम थोड़ा सर्च करने लग जाओ कि भाई लुक्स कैसे इंप्रूव करें। जो हमने बात करी थी लुक्स में कि हेयर स्टाइल, ठीक है, ग्रूमिंग, कि बढ़िया हेयर स्टाइल क्या सूट करेगा मेरे पे, ठीक है, थोड़ा देखो और बढ़िया कैसे कर सकते हैं बालों को, ऐसा फैशन सेंस क्या होती है, फैशन इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, समझ रहे हो। ये ऐसे करो तुम्हारी लाइफ में ना ऐसे सीजन्स आते रहेंगे कि तुम कभी एक टाइम पे तुम्हारा रूटीन चलता रहेगा, लेकिन तुम्हारा मेन फोकस होगा कि मेरे को ये चीज़ सुधारनी है। और फिर तुम्हारा फ्री टाइम जो हो गया उसमें तुम इन चीज़ों के बारे में सर्च करोगे, किसी एक चीज़ के बारे में, किसी एक प्रॉब्लम के बारे में सर्च करोगे, रिसर्च करोगे, ठीक है, किताब पढ़ोगे उसकी। बस ऐसे धीरे धीरे 1 बाय 1 करके तुम अपनी सारी दिक्कतें सॉल्व कर सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। अगर तुमको ऐसी उसकी लाइफ में पॉर्न एडिक्शन एक समस्या है तो पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा। द रीबर्थ ब्लूप्रिंट का वो कंप्लीट पैकेज है जो मैंने तैयार किया, तुम कैसे अपने ब्रेन को रिवायर कर सकते हो इस एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए। तो अगर तुमको ऐसी तो फटाफट पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट करो उसको। और अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें मेरी बाकी वीडियोज़ ही पसंद आएंगी, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे बाकी वीडियो चेकआउट करो। बाकी मैं तो तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इंप्रूविंग, बाय बाय।